अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद और आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने के तीसरे जुम्मे को सियासत के हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद की जाती है। आज 21 जुलाई 2023 है और महीने का तीसरा जुम्मा है। आज का जो मौजू है वो है मुकालमा बराए अमन, जमहूरियत और तरक्की। आज का जो मीटिंग का पैटर्न है वो थोड़ा सा हमने उसमें तब्दीली की है और मैं अपना इंट्रोडक्टरी जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। कुल 4 पॉइंट्स हैं जिस पे मैं आपके सामने बात करूंगा। पहला तो इसका पिछली मीटिंग में और अब की मीटिंग में इसमें फ़र्क क्या है, मैं इस पे बात करूंगा। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो इसका पैटर्न अडॉप्ट किया जाएगा उस पे 3 से 4 पॉइंट्स आपके सामने गोशगवार करूंगा। उसके बाद जो तीसरा नुक्ता है वो है तमाम जो पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पे इस मौजू के ऊपर बात करेंगे उनका मैं तारुफ पेश करूंगा। और उसके बाद जो चौथा नुक्ता है वो इस मौजू के ऊपर मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश करूंगा। तो सबसे पहला जो मुख्तलिफ है पिछली मीटिंग्स की निस्बत, वो सिर्फ और सिर्फ एक तब्दीली हमने की है कि इसमें टाइम के फैक्टर को हम पहले मलूज़े खातिर नहीं रखते थे। आपने देखा होगा कि जो इससे पहले यहाँ पे स्पीकर्स आते थे या मुकर्रीन आते थे वो कुछ 10-15 मिनट में अपनी बात करते थे, कुछ 20-25 मिनट लेते थे, कुछ का आधा घंटा गुजर जाता था, कुछ इससे भी ज़्यादा। बल्कि कुछ तो इस तरह से हुआ कि कुछ लोगों ने कमेंट्स करके या बाद में कहा कि कुछ का तो ये हाल होता था कि जैसे गालिब ने कहा कि कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने ख़राब में, शब हाय हिज्र को भी रखूं घर हिसाब में। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता था कि उसको एकोमोडेट करना उस स्पीच को, अगर वो एक ख़ास लेंथ से ज़्यादा चली जाए। तो पिछली दफ़ा आदिल अजीम साहब ने भी इसकी निशानदेही की थी और बाकी जो स्पीकर्स आए थे उन्होंने भी कहा था कि आप इस पर कोई एक टाइम की लिमिट ज़रूर लगाएं। तो जो टाइम की लिमिट है वो ये है कि टोटल 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। जितने भी मुकर्रीन यहाँ पे आ रहे हैं उनके पास कुल वक्त 10 मिनट का होगा। उसके बाद इसके अंदर मैंने कहा था मैं दूसरे नुक्ते की तरफ चलूंगा कि जो बात यहाँ पे आपको करनी होगी वो इस मौजू के ऊपर रहते हुए ही बात करनी होगी। जो मौजू यहाँ पे जिसका इंतखाब किया गया है वो है मुकालमा बराए अमन, जमहूरियत और तरक्की। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप इस मौजू के ऊपर रहते हुए ही अपने उस 10 मिनट का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद जो एक और मसला यहाँ पे आता है वो ये आता है कि जो शख्स यहाँ पे आता है वो अपने से पहले गुजरे हुए लोगों के नुक्ता नज़र के ऊपर बात कर रहा होता है। आपने करना ये है कि आप ये समझिएगा कि आप सबसे पहले स्पीकर हैं जो यहाँ पे आए हैं, ताकि आप अपनी पार्टी का अपना मौक़िफ़ डायरेक्ट बराह रास्त उस मौजू के ऊपर दीजिए, बजाय इसके कि आप किसी और के ऊपर तनकीद करें या उसकी तारीफ़ करें। आप डायरेक्ट अपने 10 मिनट के अंदर उस पर बात कर सकते हैं। अगर आप तनकीदी नुक्ता नज़र पेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से मैं आखिर में टाइम दे दूंगा जो कि इसी वीडियो का हिस्सा होगा। अच्छा, उसके बाद 10 मिनट का अंदाज़ा रखना आप लोगों के लिए शायद मुश्किल होगा, तो उसके लिए ये किया जाएगा कि शुरू के 8 मिनट जब ख़त्म होंगे तो उसमें आपको एक रिमाइंडर दे दिया जाएगा। मैं आपको बता दूंगा कि 2 मिनट रह गए, ताकि आप 8 मिनट के बाद आप उसको जितना जल्दी हो सके सम अप करके उसका इख्तिताम करें। ये तो कुछ तमहीदी बातें थी। अब इससे पहले चूंकि हमने 10 मिनट की बात नहीं की थी तो ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, पहली दफ़ा हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यही वजह है कि इससे पहले हमारी वीडियोस कुछ 3 घंटे की भी थी, कुछ 3.5 घंटे की भी थी। अगर अभी भी आप यूट्यूब पे जाके वो वीडियोस देखें तो उनको पूरी तरह से देखना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ लोग देखने के आदी नहीं हैं। हो सकता है कि यहाँ पर भी मेहमानों की तादाद की वजह से वीडियोस की टोटल लेंथ उतनी बन जाए, लेकिन एक स्पीकर का जो टोटल टाइम होगा वो 10 मिनट का टाइम होगा। तो मैं अभी इसका आगाज़ कर रहा हूँ, तो मैं खुद अब जो इस मौजू पे बात करूँगा तो मैं आपके सामने 10 मिनट का ही टाइम लूँगा। अच्छा, तो हमारा मौजू है मुकालमा बराए अमन, जमहूरियत और तरक्की। अब इस मौजू से ही आपको ये ज़ाहिर हो रहा है कि अगर आपने जमहूरियत, अमन और तरक्की की राह पे चलना है तो उसकी बुनियाद मुकालमा है। मुकालमा जहाँ पे होगा वहाँ पे ही अमन कायम हो सकेगा, जमहूरियत पनप सकेगी और तरक्की की राहें हमवार हो सकेंगी। तो आज अगर हम मुकालमे के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें इस बात का एहसास है कि कोई भी
नज़रिया, कोई भी लफ्ज़ अगर वो एक ख़ास सतह पे पहुंचता है तो वो कोई यकलख्त नहीं यहाँ तक पहुंच जाता, उसके पीछे एक तारीखी प्रोसेस होता है, एक तारीख का एक अमल होता है। तो जब मैं इस लफ्ज़ मुकालमा पे तहकीक कर रहा था तो मुझे ये पता चला, मेरे इल्म में ये बात आई कि सबसे पहले जो मुकालमे को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाया गया वो एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से करवाया गया था, जो कि आज से 2200 साल पहले अफलातून ने अपनी किताबों के ज़रिए हमें इस तसव्वुर से रोशनास करवाया। अच्छा, अफलातून ने जब मुकालमे की सूरत में तकरीबन उनकी 20, 25 या 30 जो मुकालमे हैं, जो किताबें, वो तमाम तर मुकालमे की सूरत में तहरीर किए गए हैं, उनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि आज से 2200 साल पहले अगर एक शख्स ने मुकालमे की बुनियाद रखी थी तो आज उसके 2200 साल के बाद, जबकि हम उसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, तो आज हम 2200 साल के बाद दोबारा मुकालमे के ऊपर क्यों इतना जोर डाल रहे हैं, क्यों इतना जोर दे रहे हैं? तो इसकी वजह यह है कि जैसा कि अभी शुरू में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुकालमे के नतीजे में आम जमहूरियत और तरक्की मुमकिन हो सकती है। तो क्या अफलातून ने जब ये किताबें लिखी तो उसकी सूरत में ये तरक्की, ये जमहूरियत और ये अमन कायम हो सका? तो हम उन्हीं के अपने ही अल्फाज को आपके सामने अगर पेश करें तो पता ये चलता है कि अफलातून के डायलॉग्स के अंदर जो मुकालमे थे उनके अंदर जो सबसे बुनियादी कैरेक्टर था, जो बुनियादी एक किरदार था, जो कि हमेशा उसकी एक मुस्तकिल हैसियत थी उसके डायलॉग्स के अंदर, वो सुकरात नामी एक किरदार था। और वो सुकरात ही वो शख्स था जिसने अफलातून ने जिसके ज़रिए इस मुकालमे की बुनियाद रखने की कोशिश की। अब वो मुख्तलिफ लोगों से अगर बात करते थे सुकरात, तो पता ये चलता था कि वो कभी इंसाफ पे बात करते थे, कभी जुर्रत पे बात करते थे, कभी फ़लसफ़े पे बात करते थे, कभी सच्चाई पे बात करते थे। तो ये जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जब वो बात करते थे तो उनका मकसद ये था कि समाज के अंदर अमन कायम किया जा सके, उसके अंदर इंसानियत की बात की जाए, इल्म की बुनियाद रखी जाए। लेकिन हुआ क्या? बकौल अफलातून, जो उनकी अपनी डायलॉग्स हैं, उसके अंदर ही वो ये बात कहते हैं कि सुकरात को इसके नतीजे में ये नहीं नाम दिया गया कि वो ही इज़ अ ग्रेट एजुकेटर ऑफ द यूथ। इसके बरक्स इसकी पादाश में, इन मुकालमों की पादाश में, सिर्फ और सिर्फ जो वो बात करते थे, इसकी पादाश में उनको सजाए मौत दे दी गई। तो अमन उसके नतीजे में क्या होना था, जमहूरियत ने क्या पनपना था और तरक्की ने क्या राहें निकलनी थी, उसके नतीजे में तो उस शख्स की अपनी ही जान निकल गई, जान चली गई और उस वक्त की सोसाइटी के कवानीन के मुताबिक उनको सजाए मौत दी गई। अब ये बहस के सुकरात बजाते खुद उसकी तारीखी हैसियत क्या है, आया ये एक तारीखी हकीकत है या अफलातून का एक घड़ा हुआ एक किरदार है, ये मैं मौरखीन पे छोड़ता हूँ। लेकिन जो उससे सबक हमें मिलता है वो ये है कि बाकी तमाम बहुत से लफ्ज़ों की तरह ये जो लफ्ज़ मुकालमा है, इसकी भी वही हालत हुई जो कि बकौल गालिब के बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना, कि आदमी इंसान तो मौजूद है लेकिन वो इंसान बन नहीं पाता। या एक और, जिस तरह एक और लफ्ज़ है वफ़ा के हवाले से, दहर में नक्शे वफ़ा वजह तसल्ली ना हुआ, है ये वो लफ्ज़ कि शर्मिंदा मानी ना हुआ। तो इसी तरह हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो भी अफलातून ने दिया, लेकिन क्या डेमोक्रेसी यहाँ पे मौजूद है? पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी, तमाम पार्टीज़ रोती हैं कि हमारे अंदर जमहूरियत नहीं है, और तमाम सोसाइटी के अंदर जो हाल है, कवानीन जिस तरह से बनते हैं, उसमें आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि 2200 साल बाद भी आज मुकालमे की अगर बात की जाए तो थ्योरी की हद तक तो वो बात फिर भी मौजूद है, लेकिन जब अमली तौर पे हम बात करते हैं तो वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती। तो फिर इस जगह पे हमें कार्ल मार्क्स का एक जुमला याद आता है। उन्होंने कहा कि दानिश्वरों ने, फ़लसफियों ने इस समाज की फ़लसफियाना तशरीह की है और तारीफ़ की है, लेकिन असल मसला इसकी तारीफ़ या तशरीह करना नहीं है, बल्कि असल मसला इसको बदलने का, इसको अमली तौर पे बदलना असल मसला है। इसमें
हम क्या कर सकते हैं। अब इस बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूं कि मुकालमा जैसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, बातचीत, तो इसकी पावर इतनी ज़्यादा, इसकी इतनी पावर है कि एक कोटेशन है कि कम्युनिकेशन लीड्स टू कम्युनिटी। मुकालमा आपके समाज की समाज साजी करता है। जो हमने बात कही कि अमन कायम होता है, जमहूरी कदरें कायम होती हैं या तरक्की होती है, तो इन तमाम तर की जो बुनियाद है वो मुकालमा है। आजकल अगर हम मीडिया पे देखते हैं तो हमें यही बात नज़र आती है कि मुकालमा हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, वो वन वे ट्रैफिक आपको चलती हुई नज़र आती है। बल्कि मुकालमे के लिए यहाँ तक भी कहा जाता है कि कम्युनिकेशन या डायलॉग इज़ ओनली पॉसिबल, या उसकी डेफिनेशन ही ये की जाती है वे बोथ द पार्टीज आर विलिंग टू चेंज, जहां पे वो दोनों अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार हैं। तो यहां पे तो वो सियासत का नाम इस तरह से रखा जाता है कि ये फैसला उन्होंने पहले से किया हुआ है, तो उसमें मुकालमा तो हो ही नहीं पाता। तो आखिर में मेरे अभी भी 7 मिनट हुए, 3 मिनट और रहते हैं, तो मैं इसको 10 मिनट में अपने पूरे यूटिलाइज करूँगा। यहाँ पे हमारे दरमियान PMLN से भी नुमाइंदे मौजूद हैं जो PMLN की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए भी यहाँ पे स्पीकर्स मौजूद हैं, और इसी तरह पीपल्स पार्टी से भी जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं। सियासतदानों के हवाले से या पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से हम अक्सर उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, ईजी टारगेट भी उनको समझा जाता है। उनके ऊपर 1000 तनकीद आप कर लें, लेकिन एक बात उनके अंदर ज़रूर ऐसी है जिसकी मैं कम से कम मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगा। वो ये है कि आप उनके सामने दुनिया का सबसे बड़ा मसला रखते हैं, मुआशी मसाइल रखते हैं कि गुर्बत इतनी है, ये रखते हैं कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं पाकिस्तान में, जो स्कूल में नहीं जा पाते, तालीम नहीं हासिल कर पाते। इसके अलावा मुआशी मसाइल आप उनके सामने रख लें, सियासी मसाइल रख लें, सकाफती समाज, कोई मसला आप उनके सामने रखते हैं, वो साइंस में तरक्की ना करने की वजह, जहालत की वजह, कोई भी बात आप उनके सामने रखते हैं। एक खूबी उनकी है जिसका हमें एतराफ़ करना पड़ेगा कि वो उन तमाम तर जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेते हैं, ना सिर्फ लेते हैं बल्कि उन तमाम तर कमियों को दूर करने के लिए एक मंशूर भी देते हैं, और उस पर हमेशा वो दावा करते हैं कि अगर हमें चांस मिल जाए, अगर हमें मौका दे दिया जाए, जो कि 5 साल का एक दौरे हुकूमत होता है, अगर वो दे दिया जाए, भले आने के बाद वो जो भी करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले वो हर मसले का हल शऊरी तौर पे एक नज़रिए के तहत, अपने मंशूर के तहत और एक लाएमल के तहत देने की ज़रूर कोशिश करते हैं। ये तमाम पार्टीज़ के अंदर ये बात मुश्तरक है। अगर आप जमात इस्लामी से पूछ लें तो वो भी यही कहेंगे, अगर हमें आप मौका देंगे, वाज़ेह अक्सरियत देंगे, तो हम तमाम मसाइल का हल कर सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तमाम पार्टीज़ के बारे में आप ये बात कह सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया की तमाम पार्टीज़ में ये कदर मुश्तरक है। तो मेरे 9 मिनट हो चुके हैं, एक आखिरी मिनट मेरे पास रह गया है। तो आज भी हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके सामने करवा देता हूं। उम्मीद करते हैं कि ये लोग जो हमारे सामने अपनी पार्टी की नुमाइंदगी के तौर पे आएंगे, ये आज का जो मौजू है मुकालमा बराए अमन, जमहूरियत और तरक्की, इस पे अपने मंशूर के तहत तमाम तर जो हमारे जहनों में उठने वाले सवालात हैं उनके जवाब ज़रूर देंगे। अब मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है और एग्जैक्टली 9 मिनट 55 सेकंड का मैंने टाइम लिया। तो आप सबसे भी दरख्वास्त होगी, ये मेरी प्रेजेंटेशन थी सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि मैं तो किसी पार्टी की नुमाइंदगी अभी नहीं कर रहा हूँ, कि सिर्फ आपको ये बताने का मकसद ये था कि 10 मिनट के अंदर अगर आप अपनी बात को लिमिट करने की कोशिश करें तो उसमें आप उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप फोकस बात करेंगे। अच्छा, मैं मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। HD बाबर पीरजादा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंकलाब। हाजी साबिर हुसैन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। फराज अहमद एडवोकेट साहब, जमात इस्लामी। सरदार हसीब अब्बासी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। नसीर अहमद खान तनोली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
अब्दुल काहिर नासिर साहब ये सियासी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, ये एक अदबी हलका है अदब नवाज के नाम से, ये उसकी नुमाइंदगी करेंगे। यासिर जिलानी साहब मजदूर किसान पार्टी MKP और नदीम गफ़ार साहब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इस वक्त मैं आपको एक आखिरी एक नुक्ता बताता चलूं कि ये ज़ुबैर अयूब साहब इस मल्टी पार्टी फोरम के ऑर्गेनाइज़र हैं, उनकी जानिब से ये आपके सामने पेश किया जा रहा है। मैं सबसे पहले दावत दूंगा नदीम गफ़ार साहब को, जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने पेश करेंगे, मुकालमा बराए अमन, जमहूरियत और तरक्की। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक फोरम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया ऐसा कि जहाँ पे मुख्तलिफ़ राय रखने वाली या मुख्तलिफ़ नज़रियात रखने वाली पार्टीज़ जो हैं वो एक जगह पे उन्हें इकट्ठा होने का मौका मिला और अपना नुक्ता नज़र वो वाज़े करने का भी मौका मिला। तो क्योंकि इससे पहले यानी जो बुनियादी मसला है, जिस तरह अभी फवाद साहब भी बात कर रहे थे कि मकालमा जो है वो किस तरह मुमकिन है, तो वो तभी मुमकिन है कि जब हमारे पास ऐसा एक माहौल, साजगार माहौल हो कि जो हमसे इत्तफ़ाक़ करते हैं या इत्तफ़ाक़ नहीं रखते, तो वो लोग कहीं एक जगह पे बैठने पे आमादा हों और उस तौर से वो मकालमा क्रिएट होगा और ज़ाहिर है वो जो भी नज़रियात हैं वो ज़ेर बहस आएंगे, उस पर सवाल उठेंगे, इख्तलाफ होगा, इत्तफ़ाक़ होगा, तो उससे एक बेहतर फ़िज़ा कायम होगी। तो आज जो एक मौजू रखा गया तो उस हवाले से कि अब यहाँ पे यानी बेशुमार मौज़ूआत जिस तरह दिए जाते हैं कि यानी अब दहशतगर्दी है या एंटी यानी समाज एक्टिविटीज़ कह लें उसे, तो या तासब है, तशद्दुद है, इस तरह की जो तमाम तर यानी डिस्कशंस, वो भी एक पहलू एंगल मौजूद है कि यानी जिस तरफ एक पॉजिटिव डिस्कशन का एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होता, तो वो भी डिटरमिन करता है आपके जो एक पॉलिटिकल अप्रोच है, वही उस चीज़ को डिटरमिन करती है कि वो आया किस तरह मुमकिन होगा। लेकिन बहरहाल हम इस पर बुनियादी जो बात है कि जो अमन की मौजूदा जिस दौर में हम गुज़र रहे हैं, तो उसमें मुझे एक इफ्तिखार आरफ साहब के कुछ एक दो मिसरे याद आ रहे हैं कि मुसाइबीन शाह मुतमई हुए कि सरफराज सर बुरीदा बाजुओं समेत। मुसाइबीन शाह मुतमई हुए कि सरफराज सर बुरीदा बाजुओं समेत शहर की फसील पे लटक रहे हैं और हर तरफ सुकून ही सुकून है। तो मतलब कि अमन की सूरत हाल मेरे ख़्याल में इन मिसरों से हम बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही इसको डिटरमिन करता है। तो अगर ये डिटरमिन करता है तो ज़ाहिर है हम उसके मुतबादिल कोई सोच या नज़रिया या कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देने की अहलियत रखते हैं या नहीं रखते हैं। आज क्या यानी जो बुनियादी सवाल है या जो उस पे काम करने की ज़रूरत है, हम ये समझते हैं कि एक जो तासब की सोच है, तशद्दुद की सोच है और तसल्लुत की सोच, ये अपने उस यूनिपोलर स्ट्रक्चर या बाईपोलर स्ट्रक्चर से पैदा होती है। और जब तासब की बात की जाती है तो तासब एक बामकसद काम समझ के किया जाता है। तो तासब की एक फ़िज़ा बनाने का मकसद है जो मौजूदा जिनका तसल्लुत इस सोसाइटी पे इस वक्त मौजूद है या इजारादारियाँ जो मौजूद हैं, तो वो इसको एज़ आ साइंटिफिक टूल इस्तेमाल करते हैं कि वो उस नफ़रत के मीनिंग समझते हैं कि जो उन्होंने उससे आखिरी चीज़ हासिल करनी है
कि उन्होंने इंसान को अपने तसल्लुत में कैसे लाना है। तो वो तासब, वो नफ़रत बुनियाद डालते हैं वो तासब से, और तासब की बुनियाद पे यानी उससे जो चीज़ें पैदा होती हैं वो समाज के अंदर नस्ली तासब है, फ़िरका वारियत है, या आप ये कह लें कि मुख्तलिफ या डॉगमेटिक जो स्कूल ऑफ थाट्स या जो एक अप्रोचेस हैं, तो उनको वो तो मौजूद हैं। या ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो सोसाइटी में, नज़रियात तो डेफिनेटली मुख्तलिफ मौजूद होते हैं, लेकिन ये है कि उनको सॉल्व करना उनका मकसद नहीं होता, बल्कि उनमें लड़ाई लगाना उनका मकसद होता है, और वो बेअसूली की बुनियाद पे उस लड़ाई को लगाया जाता है। तो उसको हम कहते हैं कि उसके लिए आपको किसी उसूली मौक़िफ़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसके लिए तासब की उन्हें ज़रूरत होती है, और तासब से वो इंसान को तकसीम करते हैं। और तकसीम के बाद का जो अमल है, अगली स्टेज है कि वो तासब एक बुनियादी टूल बनता है। दूसरी सतह पे वो तशद्दुद की सतह पे यही हमारे जो लोग हैं या जो हमारी मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले, मुख्तलिफ फ़िक्र रखने वाले लोगों को वो उस तशद्दुद की सतह तक ले आते हैं, और तशद्दुद फिर वजह बनती है आगे किसी तसल्लुत की। तो मतलब कि अमन, अगर हम इस मौजूदा सिस्टम से या इस यकखती सोच या बाइपोलैरिटी से हम चाहें कि हम अमन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उस स्ट्रक्चर में वो खूबी या वो क्वालिटी मौजूद ही नहीं है कि उससे अमन प्रोड्यूस हो सके। क्योंकि एक तो शक्ल यानी अमन के अपोजिट जो जंग का एक तस्वर है, तो उसके अलावा जो इसकी सोसाइटी के अंदर उसकी बेशुमार शक्लें हैं कि जैसे आप यानी स्ट्रक्चरल वायलेंस हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल वायलेंस मतलब कि यानी जो इदाराती जो तशद्दुद है, नस्ली तशद्दुद है, आप उसको नस्ली तशद्दुद आ गया, तो मतलब इस तरह इस बुनियाद पे यानी एक सोसाइटी के अंदर इंतशार की फ़िज़ा तो कायम है, लेकिन ये है कि उसका सलूशन मौजूद नहीं है। उसका हल जो हम एज अ डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से जो बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि उसका हल जो है वो जमहूरियत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर समाज के अंदर जमहूरियत है तो उसके नतीजे में अमन मुमकिन है। अगर समाज में डेमोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं है, रवैये नहीं है, तो उससे अमन मुमकिन ही नहीं है। तो जमहूरियत अपने वजूद में क्या है, तो उसमें हम समझते हैं कि 3 ऑप्शन की आज़ादी इंसान का बुनियादी हक़ है कि वो अगर कोई इख्तलाफ करता है या सवाल करता है या इत्तफ़ाक़ करता है, तो ये 3 जी 8 मिनट हो गए आप सब। अच्छा, तो ये बुनियादी उसका एक जो रवैया है कि उसके अंदर वो उसके रवैये में एक डेमोक्रेटिक अप्रोच का होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो वो ज़ाहिर है रीज़नेबल इंसान पैदा होना ही मुश्किल है सोसाइटी के अंदर। रीज़नेबल होने के लिए इस बात को समझना कि हम इख्तलाफ राय, किसी से इख्तलाफ कर सकें, किसी से इत्तफ़ाक़ कर सकें और सवाल कर सकें, तो ये बुनियादी एक 3 ऑप्शन की आज़ादी हम इसे कहते हैं सादा लफ्ज़ों में। टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ी सी इसको यानी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ जमहूरियत के साथ जुड़ी हुई है और दूसरी चीज़ हम समझते हैं कि ज़ाती मलकियत के साथ जो तमाम तरक्की का जो की राह में जो रुकावट है, वो बुनियादी तौर पे ज़ाती मलकियत ही उसकी बुनियादी वजह है। तो ज़ाती मलकियत को ख़ानदान की सतह पे, फिर पार्टी की सतह पे, और पार्टी से स्टेट की सतह पे जब तक उसके लिए एक रज़ाकाराना तौर पे जद्दोजहद नहीं की जाती,
यानी शौरी जदोजहद उसे हम कहते हैं, डेमोक्रेटिक एक तरीके से जो जदोजहद है, वो जब तक नहीं की जाएगी तो वो गोल अचीव नहीं होगा। तो इस पे ओवर तो यानी तीन चीज़ें बुनियादी तौर पे जो अमन के हवाले से, यानी एक अदम तशद्दुद, अदम तसल्लुत और अदम तासब, अदम तशद्दुद और अदम तसल्लुत की सोच की हम नफ़ी करते हैं। दूसरा जो जमहूरी इक़्तिदार की बात है, 3 ऑप्शन की आज़ादी और 55-70 के एजेंडे की हम बात करते हैं। और तीसरा जो है वो ज़ाती मलकियत की नफ़ी की बात करते हैं। तो फिर वो इकाई मलकियत क्या है, ख़ानदान की मलकियत क्या है, पार्टी की मलकियत, फिर स्टेट की मलकियत। तो वो जब स्टेट की मलकियत होगी तो उस तौर पे सोसाइटी जो है वो डेवलप हो सकती है, तरक्की कर सकती है। बहुत शुक्रिया जी। कोई बाज़ाब्ता जो है किसी पार्टी में उस तरह एक्टिविस्ट तो नहीं हो, लेकिन चूंकि सीखते सिखाते रहते हैं हम, तो उस हवाले से लेफ़्ट की मल्टीपल पार्टीज़ में, जैसे पीपल्स पार्टी जो है एक हमारा लेफ़्ट का बड़ा एक रोमांस था, और देन लेफ़्ट की पार्टी जो कि अनफॉर्चुनेटली हम जिस मुल्क में रहते हैं उन्होंने लोगों के जहन से सोच ही मैप कर दी गई है। अब वो इसलिए होता है ना कि जैसे अगर हम देखें कि हमें ये क्या पड़ी है कि हम क्यों सियासत की या लेफ़्ट की या राइट की बात करें, तो वो बेसिकली होता ही है कि इंसान के अंदर जो बेसिक अर्ज है ना, जो अल्लाह मियाँ ने हमें ये दिमाग और दिल दिया है, तो ये जो दिमाग है ये सोचता है, ये क्वेश्चन करता है, ये हकीकत को जानने की, सच की तलाश में रहता है। और दूसरा जो आपका दिल या फीलिंग्स आप उसको ले लें, वो इंसानियत से, इंसान जो है वो तावन, मोहब्बत, अकीदत और इसी से डेवलप हो के सदियों से, गारों से निकल के यहाँ तक पहुँचा है। अगर जो है वो इंसान तावन और इसार और कुर्बानी, मेहरबानी ना करता अपने कबीले पे, अपने फैलोमैन पे, तो शायद इसकी जो जिस्मानी स्ट्रक्चर था वो उसकी वजह से वो बाकी जानवर, बाकी दरिंदों का कब से शिकार होके ये स्पीशी ख़त्म हो चुका होता। तो ये हमारी जो नेचर में जो है, जो हमारी मोहब्बत और तावन का जज्बा है, और एक जो सच्चाई को जानने की तो जो वो है जुस्तजू है, तो ये तो रहती है इंसान में। अब ऐसे में जब हम जिस माशरे में, जिस मुल्क में हम पैदा हो गए हैं, अब वहाँ पे हमारे इर्द गिर्द इतनी बर्बादी है, इतनी तबाही है। अब उसमें जैसे आप देख सकते हैं कि अभी रात को ही एक यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट पेश किया, यूनाइटेड नेशन ने पेश किया। अब उसमें वो अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी 84% वुमेन जो है वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, उनको खुराक नहीं मिलती, और 64% बच्चे जिनके दिमाग ही बड़े नहीं होते स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है, और 75% जो है वो यूथ बेरोजगार है। तो हम जो गलियों बाजारों में निकलते हैं तो हमें जिस तरह के दुख और चीखें नजर आती हैं, तो ऑब्वियसली जो इंसान है, जो सोचता है, जो जीता जागता है, तो वो ये फील करता है, और ये फील करके वो उसका हल ढूंढता है। तो वो हल सियासत के जरिए होता है और कोई हल नहीं होता। लेकिन अब जो हल सियासत के जरिए होता है, तो वो मसला कब बिगड़ता है? जब मसला खुद कहने लगता है मैं ही हल हूं, जब अंधेरा कहने लगे मैं ही रोशनी हूं, जब झूठ कहने लगे मैं ही सच हूं। अब जैसे पाकिस्तान की मुख्तलिफ पार्टियां देखो, इतनी पार्टियां, ये जो मल्टीपल बड़ी पार्टियां हैं, इनका कोई एक मेजर बंदा उठ के ये नहीं हमें बता सकता हम IMF से कैसे निजात हासिल करेंगे, हम तेल की कीमतें कैसे कम करेंगे, हम डॉलर को कैसे सॉल्व करेंगे। कोई एक इनका लीडर उठ के नहीं बता रहा है। और लीडरशिप किस पे हो रही है? मैं ज्यादा ईमानदार हूं, मैं ज्यादा सच्चा हूं, वो ज्यादा झूठा है, ये ज्यादा करप्ट है। तरीकाकार और मैकेनिज्म कोई नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसे हालात में हम समझते हैं कि जब से इंसान इस रूए ज़मीन पे मौजूद है, वहाँ पे वो जो है एक जालिम भी है और मजलूम भी है। एक तरफ जो है वो इस्तेसाल करने वाला भी है और एक तरफ इस्तेसाल सहने वाला भी है। तो हम जो बाएं बाजू की बात करते हैं, तो बाएं बाजू की बेसिकली जो बात होती है वो एक, आप ये समझें कि तारीखी तौर पे कहाँ से इमर्ज होती है, वो जालिम के कोड़े के सामने मजलूम की जो चीख थी कि बस कर दे, ये बाएं बाजू की आवाज़ थी। तो ये हम बाएं बाजू के लोगों को, पिसे हुओं को, जिंदगी के सताए हुओं को हम जोड़ने की और उनके दुखों का मदावा करने की एक सोच रखते हैं, उस पर स्ट्रगल करते रहते हैं। तो अब उसमें जैसे आप इसमें जो आप बात पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में हम बात करें, तो तारीखी तौर पे एक तो पाकिस्तान का जो क़याम ही हुआ है उसको ही हमें, जो अब मैं एक किताब का हवाला दूंगा, मर्डर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री बाय KK अजीज़।
तो अब जिस तरह उसने मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि हमें जो निसाब में, जो किताब में, जो मीडिया के ज़रिए हमें जो तारीख पढ़ाई गई है, क्या वही तारीख थी? क्या वही कायद-ए-आज़म नहीं पाकिस्तान बनाया था? क्या वही चीज़ थी जो हमें बताई गई है? तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स है कि पाकिस्तान के क़याम के साथ ही जो है कुछ एक कैंप थे, दुनिया 2 कैंपों में तकसीम थी। एक कैंप में हमने शमूलियत इख्तियार की, उस कैंप के लिए हमने जो है जंगें लड़ी, और वो जंग लड़ने के नतीजे में हमने करोड़ों नौजवान मरवाए, और वो करोड़ों नौजवान मरवाने के बाद हमारी मिलिट्री ने कन्फर्स भी कर लिया कि ये जो जंग थी दैट वाज नॉट अ होली वार, दैट वाज अ वार अगेंस्ट इंपीरियल पावर्स की, 2 इंपीरियल पावर्स की वार थी। तो एक पूरा एक तसलसल उसके साथ चला आ रहा है। और दूसरी बात जो हम यहाँ करते हैं कि हमें जिस तरह का वो ज़हन मिला है, जिस तरह का हमें जो सोचने का, जो सवाल करने का हमें जो सिखाना चाहिए स्कूलों में, कॉलेजों में, और इंसान की या हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए, अब वो इस किस्म की हो गई है कि किसी भी किस्म की अकली थ्योरी को हमने कुफर के साथ मंसूब कर दिया गया है। जैसे आप आज भी देखेंगे बेशुमार लोग होंगे जो कहेंगे सेकुलरिज्म लादीनियत होता है, लिबरलिज्म कुफर होता है, कम्युनिज्म तो होता ही लादीनियत है, और इसी तरह एग्नोस्टिसिज्म, कोई भी अकल की बात जहां पे आई है उस बात के आगे पैरे लगा दिए गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस वजह से अब पाकिस्तान में कोई मेजर लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टी वजूद नहीं रखती। पीपल्स पार्टी किसी दौर में बड़ा लेफ्ट का जो महाज था, लेफ्ट का जो मैनिफेस्टो था वो लेके चली, उसने गरीबों मजलूमों की हमायत की। लेकिन आज पीपल्स पार्टी की, मैं समझता हूँ, मैं किसी की दिलाजारी नहीं करता क्योंकि पीपल्स पार्टी हमारी पार्टी रही है, लेफ्ट की एक ही पार्टी थी, तो अब आज जो है वो उसकी अपनी लीडरशिप उसको ऑन नहीं कर रही है लेफ्ट के मैनिफेस्टो को। तो इसलिए हम मजदूर किसान पार्टी को या अवामी वर्कर पार्टी को हम लेफ्ट की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी समझते हैं। और मैं समझता हूं कि हमारा जो बेसिक काम है, जो मजदूर किसान पार्टी का हम मंशूर पेश करते हैं, सोल्यूशन पेश करते हैं, वो नेशनल इकॉनमी बनाना है। नेशनल इकॉनमी यह खुद कुफील पाकिस्तान है, साम्राज्य से आज़ाद पाकिस्तान है। हमारे अंदर इंडस्ट्री तमीर होगी, हुकूमत खुद इंडस्ट्री डेवलप करेगी, तो तब हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और उनको जो तनख्वाहें हैं वो उस हिसाब से, महंगाई के हिसाब से मिलेंगी और सब कुछ। और इसी तरह जो हम एग्रीकल्चर जो प्लानिंग है और जो कोऑपरेटिव फार्म्स हैं वो भी गवर्नमेंट खुद करेगी, तो तब नेशनल इकॉनमी तमीर होगी। नहीं तो अगर साम्राज्य इजारादारियां या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आती है हमारे मुल्क में, वो $27 लेके जाती है, $1 देती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो थ्योरियां हैं, जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है, जिनका बेसिक एजेंडा ही जो है वो 3 पॉइंट्स के गिर्द घूमता है कि एक तो बैरियर हटा दो, साम्राज्य लूट मार की इजाजत दे दो, वो जो बाहर की जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कारपोरेशन है, वो माल बेचें, यहां से लूट के बाहर मुनाफा ले जाएं। दूसरी बात है बैंकों पे और फाइनेंशियल कोई चेक्स ना लगाओ, डॉलर जो है वो मार्केट के रेट पे चले, और जहां पे मतलब आप नहीं उसके साथ कंपीट कर पा रहे, दिन ब दिन आपकी करेंसी डिवैल्यू होती जाए, आप महंगाई के तूफान में गर्क होते जाओ, लेकिन जो स्टेट है वो उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो हम इसके अगेंस्ट है, हम कहते हैं स्टेट इन्वॉल्व हो, स्टेट कंट्रोल करे उसको। और फिर इसी तरह तीसरी जो पॉइंट ये इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाती है, ये जो यहाँ PhD MPhil करते हैं कि प्राइवेट करो, लोगों को दो, यानी वो कारोबारी और व्यापारी और सरमायादार जो है वो चीजें लेंगे और उन चीजों में से जो है हमें फायदा होगा। हम कहते हैं स्टेट खुद कंट्रोल करे, वो ट्रांसपोर्ट करे, एजुकेशन करे, हेल्थ करे, हर मेजर चीज करे। और नेशनल रिसोर्सेज जो नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज, नॉट सॉरी नेशनल रिसोर्सेज मैंने कह दिया, सबसे बड़ा जो नेचुरल रिसोर्स है वो ये जमीन है। और ये जमीन जो है 1895 के अंग्रेज के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत जिस तरह लोगों में डिवाइड हुई, आज तक वही चली आ रही है। तो सबसे पहले अगर इंसान के ज़हन को आज़ाद करना है तो वो इस ज़मीन को उन चंद लोगों की मलकियत से आज़ाद करना पड़ेगा, उन लोगों को देना पड़ेगा जो इसको काबिल काश्त बनाना चाहते हैं। यहाँ कितने लोग हैं जो ज़मीन पे काम करना चाहते हैं, जो टमाटर प्याज सब्जियां उगाना चाहते हैं, उनके पास ज़मीन ही नहीं है। और जो मलकियत का हक रख के बैठा हुआ है उसको तो ज़रूरत नहीं है, उसके तो और बहुत सारे कारोबार लगे होते हैं पूरी दुनिया में। तो इस हवाले से हमारा मजदूर किसान पार्टी का और या कोई भी लेफ्ट का पार्टी, मैं उसको खास स्पेसिफाई नहीं करता, ये लेफ्ट का काउंटर नैरेटिव है। अब काउंटर नैरेटिव ये होता है कि चूंकि एक, आप देखें टीवी चैनल आप देखते हैं, आप पॉलिटिक्स देखते हैं, इलेक्शन गेमें चल रही होती हैं, वो एक ही मंशूर, एक ही जाब्ता, एक ही दस्तूर, उस पर नून लीग भी सियासत कर रही है जो हम समझते हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी कर रही है, उसमें PTI भी कर रही है, उसमें जमात इस्लामी भी कर रही है। वो क्या सारी राइट विंग पॉलिटिक्स हो रही है। और वो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स, बेशक आप अमेरिका को एक साइड पे गालियां भी दो, लेकिन वो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स को प्रमोट करते हैं जो कि साम्राज्य एजेंडा है और साम्राज्य निज़ाम है। और उसका अल्टरनेट जो नेशनल इकोनॉमी का क्वेश्चन है वो उस वक्त खड़ा होता है जब आप ये समझते हैं कि माइशत की बुनियाद 2 चीज़ों पर होती है, या इनफरादी आप जो है कारोबारी, आप या इनफरादी चीज दोगे यानी कि जो आपकी माइशत है, या इज्तिमाई, ठीक है, आई एम गोइंग टू कंक्लूड इट।
तो अब उसमें मायशियत जो है उसका पहला पत्थर जो जिस पे वो तामीर होती है वो दो ही चीज़ों पे होती है। जैसे इंसान में मलकियत की दो किस्में हैं, एक ज़ाती मलकियत है जैसे मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरे कपड़े, ये जो चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ। एक वो चीज़ है जो मैं दूसरे को दे के उससे किराया खाता हूँ या मुनाफा लेता हूँ, वो निजी मलकियत में आ जाता है, वो कारोबारी मलकियत में आ जाता है। तो अब हम जो बात कर रहे थे जब माशियत खड़ी होती है या इकनॉमिक्स की जो पहली ईंट है वो दो ही चीज़ें होती हैं कि या तो कारोबारी मलकियत शख्सी मलकियत होगी या इज्तिमाई होगी, रियासती या इज्तिमाई होगी। तो अब चूंकि इस क्वेश्चन को नहीं किया जाता कि हमारे जब दीन का भी हवाला दिया जाता है कि वो इतना इगैलिटेरियन मजहब, इतना मतलब इंसान के पीस और उसकी जो वैल्यूज है उसको प्रमोट करना, लेकिन जब बात आती है कि क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी इज्तिमाई मलकियत होनी चाहिए या जाती होनी चाहिए, यहां पे वो सारे दावेदार इसके खामोश हो जाते हैं, इस पर बात नहीं करते क्योंकि वहां पे किसी के मुफादात को जिक पहुंचती है। भुट्टो साहब ने कुछ हद तक रिफॉर्म्स की थी, कुछ पंजाब और KPK के हद तक कुछ लैंड रिफॉर्म्स की थी, लेकिन उनके खिलाफ भी पाकिस्तान का मजहबी तबका खड़ा हुआ और वो शरीयत कोर्ट के फैसलों के नतीजे में वो ज़मीनें वापस दिलवाई गई कि हाँ ये जो है ना वो आज तक कजलबाश केस में। तो अब ये जो पाकिस्तान का पहला बड़ा मसला है जो हम लेफ्ट के लोग समझते हैं कि वो इस धरती, इस ज़मीन पे इसके रहने वालों को हक देना पड़ेगा ताकि वो इस अल्लाह का जो दिया हुआ रिज़्क है, जो नियामतें हैं, वो इस ज़मीन से निकाल के वो करें। जैसे मैं आपको लास्ट बात कह के ख़त्म करता हूँ, पाकिस्तान का काबिल काश्त रकबा जो है वो तकरीबन कोई 5 लाख मरबा मील से ज़्यादा है। अगर आबादी खानदानों के हिसाब से पाकिस्तान में तकसीम किया जाए तो वो 4 एकड़ एक खानदान को मिलती है। तो जिसको 4 एकड़ मिल जाए तो वो कभी वो गरीब तो नहीं रहता, यानी ये एक रात का काम है गुर्बत ख़त्म करना। लेकिन चूंकि ज़मीनों का क्वेश्चन जो है, ज़राए पैदावार का जो क्वेश्चन है उसको टैकल नहीं किया जाता, तो ये सियासत खेली जाती है, तेरा चोर मेरा चोर, इस पर बात की जाती है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं तमाम जो मल्टी पार्टीज़ के यहाँ पे अकाबरीन बैठे हैं, रानुमा बैठे हैं, मैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ। मैं हरगिज़ यहाँ पे आज अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट इसलिए नहीं करूँगी कि मेरे सीनियर साबिर साहब ये फरीज़ा अंजाम देंगे, तो मैं उनके सामने बात करनी नहीं चाहूँगी, इसलिए कि ये फिर सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। मैं आज बात करना चाहूँगी एक उस्ताद की हैसियत से। मैं चूँकि ये मेरा मौजू रहा है, मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में इसके ऊपर लेक्चर्स भी करती हूँ और इंटरेक्टिव सेशंस भी करती हूँ डेमोक्रेसी के ऊपर, और ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस और ये सारी चीज़ें उसका एक हिस्सा होती हैं। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत ये है कि डेमोक्रेसी है क्या। मीनिंग तो सबको आता है, मालूम तो सबको है जमहूरियत क्या चीज़ है, लेकिन क्या हम जमहूरियत को उसकी सही रूह से समझते हैं? क्या हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? असल बात ये है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे लोगों का बाशऊर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक लोग बाशऊर नहीं होंगे, हम जो मर्ज़ी यहाँ पे खड़े होकर इतनी दानिशवराना किस्म की गुफ्तगू कर लें, उसका फ़ायदा नहीं होगा। जब तक हमारा आम आदमी वोट की अहमियत, अपने जिस लीडर को वो लेके आ रहा है या जिस अपनी रहनुमा को वो चुन रहा है, उससे वाकिफ़ नहीं होगा कि मुझे किस बंदे को चुन के लाना है। सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आयद होती है, मैं समझती हूँ, वो एक आम बंदे पे होती है कि वो ला किसको रहा है। हमने वो भेड़ चाल में नहीं जाना कि जी बस जो एक को कोई वोट दे रहा है तो वो सारे, या हम जमातों के नाम पे या किसी और वजह से, या हमें अब देखना होगा, क्योंकि मैं अपनी स्टूडेंट से जब बात करती हूँ तो मैं यही बात करती हूँ कि हमें देखना होगा कि जो बंदा आप लेके आ रहे हैं उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, वो पाकिस्तान के साथ कितना मुखलिस है। उसकी पॉपुलैरिटी नहीं देखनी, उसका काम देखना है कि वाकई वो अपने मतलब ग्राउंड रियलिटीज़ हमें देखनी है, क्या वो वाकई वैसा काम कर रहा है। तो इसमें हमें सबसे पहले अपने आम बंदे को अवेयर करने की ज़रूरत है। आप लोग यहाँ जो बैठे हैं माशाल्लाह तमाम वो लोग हैं जो सियासी शऊर रखते हैं, जबकि हमारा मुल्क का एक आम बंदा सियासी शऊर नहीं रखता। बात तो वो पॉलिटिक्स पे करता है, और मैंने खुद बहुत इस तरह के लोगों को बात करते सुना है, और मैं बड़ी उनकी गुफ्तगू एंजॉय भी कर रही होती हूँ क्योंकि वो टॉक शोज़ देखते हैं। तो टॉक शोज़ हमारे यहाँ सियासी शऊर कम अज़ कम पैदा नहीं कर रहा। टॉक शोज़ जो हैं वो हमारे लीडर्स को लड़ा तो रहे हैं और एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और मतलब एक अजीब किस्म का माहौल बना दिया गया है, इन टॉक शोज़ की वजह से बन गया है। और जो हमें नहीं भी पता हम उसी के साथ चलते हैं, हाँ जी ये चोर है, ये डाकू है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। ये हमें ख़ुद को जब एक चीज़ को असेस करने की कुव्वत होनी चाहिए कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है।
तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मैं समझती हूँ कि पार्टीज़ के ऊपर भी जो मैंने रिकमेंडेशंस दी थी, जो 2017 का 18 का आया था, एक्ट आया था इसका वोटिंग के लिहाज से, ये जो हमारे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो इलेक्शन के हवाले से जो हमारा आया था, उसमें हमने जी 2017 तो उसमें हमने रिकमेंडेशंस क्या दी थी? रिकमेंडेशंस उसमें ये दी थी कि पार्टीज़ को भी थोड़ा विजिलेंट होना चाहिए कि वो किन लोगों को चूज़ कर रही है। ठीक है, आप पॉपुलैरिटी, अगेन मैं ये कहूँगी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे है, लेकिन ये पार्टीज़ पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इसी तरीके से बड़ा लहद होती है, बड़ी गुफ्तगू होती है रिज़र्व सीट के ऊपर कि जिसको ख़त्म किया जाए, इसको वो किया, तो वाई नॉट ऐसे क्राइटेरियाज बनाए जाएं जिसमें रिज़र्व सीट पे भी आप उन टेक्नोक्रेट ख़वातीन को लेके आ सकते हैं जो कुछ कर रही होती हैं, जो कुछ काम कर रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस करने की हैं कि डेमोक्रेसी को उसकी सही रूह से समझने के लिए, उसकी सही रूह अपने माहौल में पैदा करने के लिए, एक तो हमें अपने लोगों को अवेयर करना होगा, दूसरा हमें अपनी जो पार्टीज़ हैं उनको भी उनके साथ बैठ के डिसीजन जो वो लेते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स ज़ाहिर है जब उनके पास होती हैं, तो उस डिसीजन मेकिंग पावर्स को वो सही इस्तेमाल करें और अपने लोगों से मुशावरत ज़रूर करें। ये मैं एक पार्टी के लिए नहीं कह रही, ये तमाम पार्टियों का अलमिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि तमाम पार्टीज़, क्योंकि मैं यहाँ पे, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि मैं यहाँ पे किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करूँगी, मैं एक उस्ताद की हैसियत से जो हम अपने बच्चों को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या उनके साथ इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, उनके साथ बहसें होती हैं, उनकी जब मैं बातें सुनती हूँ, ये दरअसल वो बातें हैं जो मुझसे बच्चे कर भी रहे होते हैं। तो ये मैं समझती हूँ। और अगर मैं अपनी पार्टी की बात करनी चाहूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जाते जाते मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी कि 2013 में मुल्क के क्या हालात थे, दहशतगर्दी के क्या हालात थे, वो सब जानते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन आया। जब अमन आया तो तरक्की की राहें भी खुली, तरक्की की राह पर इक्तिसादी हालत भी बढ़ी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जमहूरियत जब सही स्पिरिट्स में आएगी तो अमन लाजिम होगा। एक्सक्यूज मी। तो अमन जो है वो इसी सूरत में है और जमहूरियत भी उसी सूरत में है। एक पॉइंट में मिस कर गई, जमहूरियत और जो इदारों का जो मैं समझती हूँ काम है, या जो भी महकमे हैं, स्टेबिलिटी है उनकी, वो होनी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आपके जब यहाँ पे आप इदारों से एक ही इदारे को ना लिया करें, लोग एक इदारे की तरफ चले जाते हैं। मैं तमाम इदारों, महकमों, हर चीज़ की बात कर रही हूँ कि उनमें स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, उनको डिलीवर करना चाहिए अपने काम को सही तरीके से, ना सिर्फ इदारे, महकमे, डिपार्टमेंट्स जो भी आपके। तो उसी वक्त जमहूरियत आएगी जब वो वहाँ पे बैठे हुए हुकूमतें जो हैं, जो बनी होती हैं, वो सही तरीके से लोगों को डिलीवर कर सकेंगे। तो वहीं पे अमन भी आएगा, लोगों में शऊर भी आएगा, ये बहुत ज़रूरी है। एक और बात, हमें जाने का इत्तेफाक हुआ अपने स्टडी टूर, आप समझ लीजिए, लेजिस्लेशन के हवाले से, क्योंकि मेरी असम्बली में काफ़ी लेजिस्लेशन मौजूद है। तो हम गए थे स्विट्ज़रलैंड। तो वहाँ पे हमें ये बताया गया कि जब भी कोई नया कानून बनता है तो उसको पहले आम कर दिया जाता है, किसी भी तरीके से, ऑनलाइन, अखबारों में, कहीं भी, मीडिया पे, मीडिया के ज़रिए। अब तो सोशल मीडिया की बड़ी ताकत है, तो वो आम कर दिया जाता है, उसमें लोग अपना व्यू देते हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हमने अमेंडमेंट्स दी थी, हमने रिकमेंडेशंस दी थी, तो वो एक आम आदमी की रिकमेंडेशन जो है वो हुकूमत तक पहुंचती है, वो उसको शामिल करते हैं, और फिर एक जो उनका एक्ट बन के आता है वो लोगों की राय से बन के आता है। तो हमें लोगों की राय लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये भी मालूम नहीं होता, जो वहाँ पे बैठे हुए अक्सर लोग हैं उनको नहीं मालूम होता कि कौन सा कानून बन गया और बन के आया, और इसके क्या इसके इम्पैक्ट्स होंगे, इसके क्या मुस्बत असरात होंगे, क्या इसके मनफी असरात होंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने लोगों को बाशऊर करें और उनको इसमें शरीक करें। जब वो कोई कानून बनाने जा रहे हैं तो उनमें उनकी शिरकत ज़रूरी है।
है। तो यही डेमोक्रेसी है और यही डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट है। और मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज इस काबिल समझा और इस बड़ी जो दानिशवाराना गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह उसका हिस्सा बनाया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज काइस साहब ने दावत दी, यहाँ पे मैं आया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की ये मीटिंग होगी या किस तरह की बातें होंगी वहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एफर्ट है, अच्छी कोशिश है ये शऊर पैदा करना अवामुन्नास में, और लकीर के फ़कीर जो बने हुए हैं उनसे थोड़ा सा हट के जो लोग सोचते हैं उनके लिए बहुत सारी रुकावटें भी होती हैं, बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। लेकिन ये वो कहते हैं दिए से दिया जलाए रखना, शहर में या कहीं भी आहिस्ता आहिस्ता जो है रोशनी पैदा हो जाती है, ये लाजमी नहीं है। जहाँ तक पार्टीज़ का तल्लक है वहाँ पे भी ये कहता हूँ, मैं बहुत सारे ग्रुप में हूँ लेकिन मुझे ये पता है कि ग्रुप्स में जो आते हैं ना जी, मैं मसलन फराज का नाम आएगा तो मैं समझ लूँगा कि ये फलां जगह से बोल रहा है, उसकी ये सोच है, उसको पढ़ना बेमकसद होता है। इसी तरह किसी पार्टी से आपका होना और यस सर और नो सर होना ये अलग बात होती है। वहाँ पे आप अपना बयान, अपनी सोच, अपने विजन के साथ वहाँ पे रहना चाहिए, वहाँ पे चलना चाहिए। इसको पार्टी की कुछ आपको इख्तलाफात भी हो सकते हैं बहुत सारे। मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए ये करूँगा कि मैंने जो ज़िंदगी ज़्यादा गुजारी है, मैंने हॉस्टल्स में गुजारी है। मैट्रिक के बाद कश्मीर में चला गया हुआ, कश्मीर में बड़ा सारा आम है। वहाँ पे लिबरेशन फ्रंट थी, NSF थे, मुख्तलिफ पार्टियाँ थी जो आज़ादी की वहाँ पे बातें करते थे। तो मैं वहाँ पे हॉस्टल में हमने जो बैठते तो शाम को हम सारे उसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग होते थे, PSF के, जम्मू कश्मीर लिबरेशन के, जमीयत के, MSF के मुख्तलिफ, लेकिन सारे बैठ के हम गपशप करते थे और सिस्टम चलता रहता था। सुबह हम अपनी अपनी चले जाते थे, जी हम अपनी करनी है, इलेक्शन होते हम अपने करते। ये मैं कह रहा हूँ बात 80s की बात कर रहा हूँ, 80s में वहाँ पे मकबूल भट्ट वगैरह की उस वक्त बड़ा अरूज था उस ज़माने में वहाँ पे जम्मू कश्मीर लिबरेशन पार्टी का। वहाँ से फिर मैं कराची चला गया। तो कराची में मैं आप कहें कि 84-85 की बात है। तो वहाँ पे कराची में एक नई पार्टी उस वक्त MQM लॉन्च हो गई थी। तो वहाँ पे भी यही सिस्टम चल पड़ा था। कराची यूनिवर्सिटी में हमारे साथ बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, लेकिन हमने जिस तरह जनाब ने बात की है कि बड़े डायलाग से, अमन से कोशिश की है कि इस सिस्टम को आगे चलाया जाए और जारी रहना चाहिए। जो सियासत होती है तालिबान में वो रहनी चाहिए। जहाँ तक आपने बात की है कि मकालमा की, इसके साथ साथ एक बात अगर और ऐड कर दे एजुकेशन की। काई साहब की एजुकेशन होगी तो ये मुकालमे भी होंगे, ये तरक्की भी होगी, ये जमहूरियत भी होगी। जब एजुकेशन नहीं होगी और ये हमारी पसमानदगी का मैं कहता हूँ, या जो जमहूरियत नहीं आगे बढ़ सकी है या तरक्की नहीं हो सकी, इसकी बेसिक वजह जो है जो हमारी एजुकेशन, वही रटा रटाई वाली बात है। जब यहाँ पे मैं आया अब्टाबाद में 92 की बात है, तो यहाँ पे जनाब काजी साहब, आपके वालिद साहब, मैं उन्हें उस्ताद भी कहता हूँ, काजी यूनुस साहब, हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है। शायद लाला अनवर साहब के वो भी, उनसे भी ताल्लुक़ हुआ होगा। तो बड़ा उनसे हमने सीखा है और मैं बड़ा हैरान होता था कि उनकी बातों से, कि वो जो बातें कर रहे हैं, जो उनका नॉलेज है, वो कम से कम मैंने बहुत कम लोगों में देखा ऐसी सोच और ऐसा जो बात करने का तरीका, ऐसा स्टाइल उनका था। तो यहाँ पे चूँकि आपने कहा कि पार्टी के हवाले से, उस पर भी मैं आऊँगा। थोड़ी सी ये बात मैं कर देता हूँ कि जब इल्म होगा तो फिर ये चीज़ें सारी आगे बढ़ेंगी हमारे में। जो बेसिक हमारी कमज़ोरी है वो इल्म को महदूद कर दिया गया है ग्रेड तक और रटे रटाई बातों तक। प्रैक्टिकली वो चीज़ें हमें इल्म से वो बच्चों को नहीं दे रहे हैं कि उनका करैक्टर कैसा होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि करैक्टर ऐसा होना चाहिए बच्चों का जो सच कहें, जो पीछ के पीछे किसी की बात ना कहें। ये सारी चीज़ें उनको, बच्चों को प्रैक्टिकली हमें स्कूल्स में और घर से सिखानी चाहिए। इस तरह हमारे माशरे में एक आगे जाके मुकालमे भी होंगे। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुकालमा तभी होगा जब हमारे नॉलेज में हमारे दिमाग कुछ होगा तो हम आगे जाएंगे। जिस तरह आपने बात की, तो हमारे हुजूर पाक ने शुरू दिन से जब आए और उसके बाद उन्हें मुकालमा डायलॉग करके
मुख्तलिफ यहूदी ईसाई क्रिश्चियन के साथ बड़े अच्छे डायलाग किए और जिन्हें वक्ती तौर पर उनको बहुत खसारा भी लग रहा था लोगों को, लेकिन उन्होंने डायलाग के ज़रिए पूरी 2200 रकबे पर जब हज़रत उमर फारूक आए तो वहाँ 15 रकबे पर हुकूमत मुसलमानों की थी। तो इसलिए हमें एजुकेशन की, इसके साथ साथ एजुकेशन की भी बात करनी चाहिए कि एजुकेशन होगी तो ये सारी चीज़ें आगे चलेंगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो चीज़ें बहुत कम हैं, मुझे नज़र आती हैं वो बहुत कम है। जहाँ तक हमारी पार्टी, जिस नुमाइंदा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो ये जब बनी तो ये उसी एक निज़ाम था जो 47 के बाद एक चला आ रहा था, उसको काउंटर करने के लिए भुट्टो साहब ने, जिस तरह फैसल साहब ने बात की, काउंटर करने के लिए गरीब, मजदूर और इस तबके को आम जो सियासत है वो आम आदमी तक ले जाने के लिए बात की। बदकिस्मती से वो लोग जो बहुत, जिस तरह कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो पाकिस्तान बनाया तो उसके बाद बहुत सारे लोग उनके ऐसे जमा हो गए थे, और यहाँ पे भी ऐसे ही बात हो गई कि दोबारा वो लोगों ने कब्जा कर लिया पार्टी पे, और इलेक्शन जो सिस्टम था हमारा उस पर भी वो लोग चाह गए, और ये मजबूरी भी होती है बाद सियासतदानों की, बाद आगे जाने की। तो लेकिन यूँ जी वो आगे आए तो वो किस तरह उनका इंजाम हुआ, वो एक ऐसा निज़ाम था जिसके खिलाफ वो टक्कर नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने आज तक उसे जुडिशल मर्डर कहते हैं हम लोग कि ये अदालती कत्ल है, और वो एक सफाया कर दिया गया। लेटर ऑन ज़िया-उल हक साहब की गवर्नमेंट रही, उन्होंने किस तरह निज़ाम चलाया, इस्लाम को किस तरह उन्होंने नुकसान पहुँचाया, फ़ायदा पहुँचाया, मैं उस पर नहीं जाता। उसके बाद मोहतरमा के साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने जिस तरह लेटर ऑन एक बड़ा अच्छा एक माहिदा किया, जिसे कहते हैं मुकालमा किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जो बेस पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने माहिदा किया कि हमें अब किसी के सहारे के बगैर प्रॉपर इलेक्शन के जरिए आवाम की खिदमत करनी है, ना कि किसी तीसरी तरफ देख के हमने आगे जाना है, और आवाम को वो डिलीवर करना है जिसको, और आवाम की वो खिदमत करनी है जिसके वो वाकई हकदार हैं, और पाकिस्तान को इस पसमानगी से इससे निकालना है और डेमोक्रेसी को मजबूत करना है हमने यहाँ पे आपस में। तो वो भी आपने देखा कि जो चीज़ें पसंद ना हों वो गायब हो जाती हैं, वो वहाँ पे रोल आउट हो गए, नई एक सामने आ गई, पार्टी आ गई, और उस पार्टी ने अपनी वक्ती जिस तरह भी आई, लेकिन बाद में आके उसी निज़ाम को, जो फिक्स निज़ाम होता है, उसको चैलेंज किया, तो उसके साथ जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। तो मेरा ये यकीन है कि जब तक अवामुन्नास को हम शऊर नहीं देंगे, ये बेदारी पैदा नहीं करेंगे कि यहाँ पे तबकाती निज़ाम या जो एजुकेशन तबकाती है, जिस तरह आपने बात की, फैसल ने बात की, ये जब सिस्टम ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारा आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उसके लिए ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। जिस तरह काई साहब, आपके साथी, आपके दोस्त सारे मेहनत कर रहे हैं, ये जिस तरह मैंने आज बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है, यहाँ पे मैंने देखा है, मैं समझ रहा था कि ये बड़ा नामुमकिन सी चीज़ है, लेकिन आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और ये शऊर, ये चीज़ें आम, मैं कहूँगा स्टूडेंट लेवल तक उस तक भी आनी चाहिए, तब उनको पता चले कि हमारा यहाँ पे निज़ाम कैसा चल रहा है। ये डायलॉग के लिए जो आप कह रहे हैं ना जी, ये मैं कहूँगा कि हमारे जिसको कहते हैं ना, वो एक बात करता हूँ कि आसू ज़रदारी कहते हैं मुफाहमत का बादशाह जिसको कहते हैं, कि उससे शुरू से ये कहा, पिछले दौर में भी उन्होंने यही कहा, पीपल्स पार्टी का ये था कि तमाम पार्टीज़ को साथ लेकर चला जाए। और इस वक्त भी जो ये कह रहे हैं ना जी, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक की गवर्नमेंट है, या नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं कहूँगा कि 60 से 70% रोल ज़्यादा है। क्योंकि जब ये अदम-ए-एतमाद हो रही थी तो किसी को नज़र नहीं आ रहा था कि अदम-ए-एतमाद हो जाएगी, इस पर हालात ऐसे जा रहे थे, तो वो अदम-ए-एतमाद भी आ गई, कामयाब भी हो गई। उसके बाद एक जो निज़ाम अभी तक चला है, बड़ी उस पर मुश्किल हालात आए, लेकिन सारी एक बातें जो होती हैं वो एक हमें अपने सामने बैठ के डायलॉग के ज़रिए सारी बातें हल हो जाती हैं। और डायलॉग ही हर चीज़ का, मैं कहूँगा कि जो भी मुश्किल मसले हों, जो भी प्रॉब्लम्स हों, और फिर उस पर डायलॉग में भी एक अपने अंदर ये चीज़ हो जाए, कुर्बानी, पीछे हटना। मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा तो मैं कहूँगी जी मैं 2 घंटे यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ और यहाँ मेरे खिलाफ कोई खड़ा ना हो। ये एक टाइम होता है, कुर्बानी देनी होती है, अपना टाइम दूसरों को देना पड़ता है, तो कोई इसमें आगे पीछे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। असल ये होता है कि कामयाबी हो, इंसान को टारगेट है, जो मंजिल है वो हासिल होनी चाहिए। तो पाकिस्तान की मंजिल जो इसी में है कि अमन होगा, जमहूरियत होगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। थैंक यू जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं
इस महफ़िल के ऑर्गेनाइज़र्स रुकाई साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने आज बड़े आम मौजू के ऊपर हमें बात करने के लिए मदऊ किया। असल में आज की इस महफ़िल का जो मौजू है अमन, जमहूरियत और तरक्की। सबसे पहली बात यह है कि किसी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे जो फॉरमोस्ट मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है वो है अमन। अगर मुल्क में अमन नहीं होगा तो मैं समझता हूँ ना जमहूरियत पनप सकेगी और ना कोई तरक्की होगी। और सबसे ये जो पहली चीज़ है इसका फुकदान है, मैं समझता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार हमारे सियासतदान हैं। सियासतदान इस तरह इसके ज़िम्मेदार हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम है और उसके तहत इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में जब एक पार्टी जीत जाती है तो दूसरी पार्टी उसके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाती है और फिर धरने शुरू हो जाते हैं। पहले दिन से धरने शुरू हो जाते हैं और अमन वहीं से तबाह होना शुरू हो जाता है और उसका ये जो इलेक्शन के ऊपर 50 अरब रुपए का जो कमोबेश खर्चा आता है वो हमारा ज़ाया हो जाता है। पूरे 5 साल जो हुकूमत का टेन्योर होता है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी में गुजर जाता है। ना जमहूरियत पॉजिटिव रोल अदा करती है और ना हुकूमत अपना पॉजिटिव रोल अदा करती है। हुकूमत का काम ये होता है कि अपने मुखालफिन को जेलों में डालना और मुखालफिन का काम ये होता है कि अपनी स्किन सेव करना। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता। और मैं ये समझता हूँ कि अमन ना होने की वजह जो है ये हमारे सियासतदान है। देखिए, हमें ये जमहूरियत का हुस्न है कि हम पार्टी में रहकर अपनी पार्टी के ऊपर भी तनकीद करें और जो भी पॉलिटिकल पार्टी मुल्क के मफाद के अगेंस्ट काम कर रही है उसके ऊपर भी तनकीद करें। हमारा ये होता है कि हम यस मैन बने होते हैं। मैंने कभी मैं यस मैन नहीं बना हूँ। मेरा पार्टी में मैं 1993 में मैंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की थी, लेकिन उसके बाद आज तक मैंने कभी मैं यस मैन नहीं बना हूँ। मैंने कई दफ़ा टिकट के लिए भी अप्लाई किया, मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैंने पार्टी के असूलों की पासदारी की। लेकिन पार्टी के अंदर रहकर पूरी जहाँ भी पार्टी ने कोई गलती की मैंने उसके ऊपर तनकीद ज़रूर की। और मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत का हुस्न है, हमें यस मैन नहीं बनना चाहिए पार्टी का। यहाँ जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, इस सिस्टम में किसी अच्छे आदमी की आने की कोई उम्मीद नहीं है। आइंदा ना पहले कोई उम्मीद थी और ना आइंदा कोई किसी अच्छे आदमी के आने की उम्मीद है। आमना सरदार साहबा चली गई हैं। मैं समझता हूँ कि इन जैसे लर्नड लोग अगर असेंबली में हों तो फिर तो कोई बात है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो असेंबली है, क्या खाओ प्रोविंशियल असेंबली हो या कौमी असेंबली हो, वो ठेकेदारों से भरी हुई है। आम आदमी के बस की बात नहीं रही कि वो इलेक्शन लड़े। कोई पढ़ा लिखा आदमी सियासत के मैदान में कदम भी नहीं रख सकता। किसके पास इतना सरमाया होगा कि वो 4 करोड़ रुपया लगाए और फिर, क्योंकि ये तो सरमायादारों की गेम है। मुझ जैसा कोई भी शरीफ आदमी जिसकी हलाल की कमाई हो वो कम से कम इलेक्शन में नहीं जा सकता। तो जिस वक्त तक इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं आती उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि असेंबलियों में किसी अच्छे आदमी के जाने की कोई उम्मीद नहीं है। और जिस वक्त तक अच्छे पढ़े लिखे लोग असेंबलियों में नहीं जाएंगे, मैं समझता हूँ कि ना रजिस्ट्रेशन हो सकती है अच्छी और ना ही मुल्क तरक्की कर सकता है, क्योंकि इन्होंने जाके वहाँ भी सौदे ही करने हैं। मुझे कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ असेंबली में जाने का। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड मैंने देखा असेंबली में, क्या ख्वातीन और क्या मर्द हजरात, इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड। एक दफ़ा मैं असेंबली में गया तो किसी इस्लामिक नज़रियाती कौंसिल की तरफ से कोई बिल आया हुआ था, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी और मैंने जो देखा वहाँ पर, मैं समझता हूँ कि इन रजिस्ट्रेशन इनके बस की बात ही नहीं है सिरे से। ज़िया-उल-हक यानी मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने एजुकेशन जो है, इन्होंने कहा कि उन्होंने एक आर्डिनेंस जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि असेंबली के मेंबर के लिए ग्रेजुएशन की शर्त उन्होंने रखी। बाद में जब किसी को कंपनसेट करना जरदारी साहब को कंपनसेट करना था, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट बनना था और प्रेसिडेंट के लिए भी वही क्वालिफिकेशन है जो MNA के लिए।
और चूँकि जरदारी साहब प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे तो वो जो ग्रेजुएशन की शक्ति वो भी ख़त्म हो गई। बाद में मैंने साकब निसार साहब का दौर था, मैं जब बार का प्रेसिडेंट था तो मैंने वहाँ एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की कि देखें आप मैट्रिक, जब कोई क्लास 4 को भी भर्ती करना हो तो कहते हैं मैट्रिक होना चाहिए। तो असेंबली में जिसने मुल्क के लिए कानून साजी करनी है वहाँ पर आपने कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी हुई, तो वो मेरी पिटीशन जो है वो साकब निसार साहब ने ये कहकर टर्न डाउन कर दी कि ये असेंबली के मेंबरों का काम है। मैंने उसे कहा भाई असेंबली के मेंबर तो अपने लिए कभी भी कानून साजी नहीं करेंगे। तो ये इस मुल्क का अलमिया ये है कि कोई अच्छा आदमी जो है वो असेंबली में, पढ़ा लिखा आदमी, शरीफ आदमी जिसके पास पैसे नहीं है वो असेंबली में नहीं जा सकता, और ये सबसे बड़ा अलमिया है। और जहाँ तक मुल्क की तरक्की की बात है, मैं समझता हूँ कि आप कनाडा को देखें, कनाडा ने किस तरह तरक्की की। वहाँ पर वो वज़ीर उसको बनाते हैं जो टेक्निकल होता है, उस फील्ड में माहिर होता है, उसको वो मुल्क मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वज़ीर है तो डेफिनेटली वो उसने मास्टर किया होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और आज आप देखें कि कनाडा ने कितनी तरक्की की। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जो है ये जिस वक्त तक ये अंगूठा छाप लोग जाएंगे असेंबलियों में और वो जाकर अपनी ठेकेदारी करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर अगर असेंबली में चला जाए तो उनकी खुशकिस्मती समझते हैं, वो सारे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के गिर्द इकट्ठे होते हैं और साइनों की लाइन लगी होती है वहाँ पर। कोई क्लाशनकोफ का लाइसेंस दस्तखत करवाता है, कोई स्कीमों पे दस्तखत कराता है, कोई अपने बच्चे की नौकरी पे दस्तखत कराता है। ये इस मुल्क का हाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की तरक्की में सबसे ज़्यादा रुकावट जो है वो हमारे असेंबली के मेंबरान हैं, और ये पॉलिटिशियन हैं, ये इसके ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने आज तक अदारों को मजबूत नहीं होने दिया। अगर ये हमारे अदारे मजबूत होते तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क अभी तक कहाँ से कहाँ पहुँचा होता। इस मुल्क में अल्लाह, ये खुदादास अल्लाह ने इस मुल्क में देखें इतनी जो मादनियात आप देखें, 4 मौसम है इसके, बाकी आप चीज़ें देखें। हमारे सियासतदान भी असेंबली में जाके यही बातें करते हैं कि ये इस मुल्क को अल्लाह ने ख़जानों से नवाजा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि इन ख़जानों के साथ ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज जो है इस मुल्क का जो मुल्क की जो बदहाली है इसकी ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन है। और दूसरे नंबर पे जो है ये हमारी अदलिया है, और तीसरे नंबर पे जो है ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है और इस्टेब्लिशमेंट है। इसने भी इस मुल्क को नहीं चलने दिया। तो मैं आखिर में मेरी इस फोरम से ये मुतालबा होगा कि इस खुदा रहा इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें, और इस मुल्क को सही समत में अगर आपने लेके जाना है तो सही लोगों को मुंतखब करें, वोट सही लोगों को दें। ये आमना सरदार साहबा, इनका जो किरदार था मैं समझता हूँ कि ये गो के स्पेशल सीट पे गई थी, लेकिन इन्होंने जो असेंबली में किरदार अदा किया है वो भी चली गई हैं। मैं इनकी बैक पे ये बात करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके पढ़े लिखे होने की वजह से असेंबली में जो कानून साजी हुई और जिस तरह का कल्चर डेवलप हुआ, आज जो है ना हमारे कल्चर को भी इन सियासतदानों ने तबाह व बर्बाद कर दिया है। और मुल्क की तरक्की का जो बुरा हाल है, मैं समझता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। तो मेरी इस फोरम के हवाले से मैं एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। इस फोरम से मेरा मुतालबा है कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, अच्छे लोगों को वोट दें। पार्टी एफिलिएशन अपनी जगह, लेकिन पार्टी में भी आप, हमारा मुतालबा ये होना चाहिए कि अच्छे और पढ़े लिखे लोगों को जो है ना टिकट दें, और ये अच्छे लोग असेंबली में जाएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वमा अलैना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमहूरियत, अमन और तरक्की, इस राज को किया एक मर्द फरंगी ने फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। शायर मशरक अल्लामा इकबाल रहमुल्लाह का ये मैंने आपके सामने गुजारिश की। मौजूदा मगरबी तहज़ीब की बुनियाद पर इस दुनिया का जो सियासी, कानूनी, माशरती, तमदनी और मुआशी निज़ाम चल रहा है वो बुनियादी तौर पे 3 असूलों पे कायम है। चूँकि एक जमात की नुमाइंदगी का हक़ आपने मेरे ज़िम्मे सौंपा है,
तो उनका नुक्ता नज़र जो मैं समझा हूँ थोड़ा बहुत आपके सामने गुजारिश करने की कोशिश करता हूँ। पहला उसका एक हमारे भाई फैसल भाई ने उस तरफ थोड़ा सा पॉइंट आउट भी किया कि सेकुलरिज़म को कहा जाता है कि लादीनियत या दीन से बेरा रवी। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, वक्त भी मुख्तसर है। तो मैंने गुजारिश की कि इस मगरबी तहज़ीब, मौजूदा मगरबी तहज़ीब जिस पे आज दुनिया का पूरा इस मुख्तलिफ़ किस्म का निज़ाम कायम है, उसके बुनियादी तौर पे ये 3 असूल हैं। पहला असूल सेकुलरिज़म है, उसको आप लादीनी कहें या दुनियावियत कहें। दूसरा है नेशनलिज़म, वतन परस्ती। और तीसरा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब आप लोग जमहूरियत लेते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक वो जमहूर की हाकिमियत है। अब इन 3 बुनियादी उसूलों को अगर सामने रखें, पहला उसूल जो मैंने गुजारिश की कि वो है सेकुलरिज़म, लादीनी या दुनियावियत। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि भाई आप मजहबी लोग सेकुलरिज़म से मुराद ये लेते हैं, और उन लोगों से मुतासर हो के हमारे कुछ मजहबी लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम से बड़ा सेकुलर मज़हब तो कुछ है, कोई है ही नहीं, या सेकुलर दीन तो कोई है ही नहीं। अब उस सेकुलरिज़म को वो डिफ़ाइन कैसे करते हैं, उसके पैरामीटर्स को कैसे लाते हैं। एक जुमला कहा जाता है कि मज़हब एक निजी मामला है, कि इंसान और उसके खुदा के दरमियान उसकी प्राइवेट ज़िंदगी की हद तक ये मौजूद होना चाहिए और उस तक मखसूस होना चाहिए, कि ये मज़हब एक प्राइवेट मामला है इंसान और उसके खुदा के दरमियान एक मुआहदे की सूरत में। अब मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस बात के साथ अगला जुमला ये ऐड करना पड़ेगा हमें कि इंसान की निजी ज़िंदगी या उसकी प्राइवेट ज़िंदगी से हट के जब वो 1 से 2 हो जाएं, 2 से 4 हो जाएं, एक घर पे आ जाएं, एक मोहल्ले पे आ जाएं, एक शहर में आ जाएं, एक मुल्क में या एक माशरे में आ जाएं, तो वो सारे मामलात जो वो लोग, एक सोसाइटी के लोग आपस में मिल के चलाएंगे, आपस की कानून साजी करेंगे। इस जुमले का जो पहले मैंने कहा कि वो आज इन लोगों का ये कलमा बन चुका है कि मज़हब एक प्राइवेट मामला है, आपका एक निजी मामला है, आपका और आपके खुदा का मामला है। आप खुदा को मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं तो करते रहें। आपके उस खुदा का, उसके खुदा के दिए हुए उसूलों का आपके बाद जो आपकी सोसाइटी है उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो हमारे नज़दीक ये एक बड़ा मुहम्मिल किस्म का जुमला है। इस जुमले की बुनियाद पे जिस सोसाइटी की तरफ हमें लेके जाया जा रहा है, उसी सोसाइटी की बुनियाद पे आज का ये अमन से मावरा, अमन से खाली निज़ाम, अमन से खाली दुनिया और तरक्की से खाली दुनिया कायम है। इसी बुनियादी नज़रिए की बुनियाद पे हमारे नज़दीक ये माशरा कायम है जो आज के तमाम मसाइल, मसाइब, इन तमाम चीज़ों की जड़ है। जब हम ये सवाल करते हैं कि बुनियादी नज़रिया कि क्या आप खुदा को इस दुनिया और इस दुनिया में बसने वाले इंसानों का खालिक, मालिक और हाकिम मानते हैं कि नहीं? अगर नहीं मानते तो फिर तो खुदा को अपनी प्राइवेट ज़िंदगी तक महदूद करने की भी कोई मानी नहीं है। फिर तो ऐसे खुदा की परस्तिश क्यों की जाए जिसका आपकी एक सिर्फ ज़ात की हद तक काम है। जब आप 1 से 2 हों या एक मुआशरे में आ जाएं या एक सोसाइटी में आ जाएं और वहाँ पे आपको दूसरे लोगों के साथ मामलात करने पड़ें, तो आप कहें जी यहाँ पे आप खुदा को साइड पे रखते हैं, अपने खुदा को अपने मंदिर, मस्जिद, घर की चौखट के अंदर रखें। आपके खुदा ने, आप जो कहते हैं, जो उसूल और ज़वाबित आपके लिए भेजे हैं कि आपने अपनी सोसाइटी के अंदर निज़ाम कैसे चलाना है, आपने दूसरे लोगों के साथ मामलात कैसे करने हैं, आपके उस खुदा का जिसको आपने जो अगर आप मानते हैं तो जिसने आपको पैदा किया, आपका खालिक, मालिक और हाकिम भी है, उसकी हाकिमियत भी कायम है, तो क्या वो आपकी प्राइवेट ज़िंदगी तक ही महदूद होगा? मेरे नज़दीक तो नऊज़ुबिल्लाह ये अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं कि ऐसे बेकार खुदा को फिर साइड पे रखना ही बेहतर है। फिर हमारी प्राइवेट ज़िंदगी में उसके अमल दखल की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी घर की चौखट के अंदर से अंदर तक या अपनी प्राइवेट ज़िंदगी तक भी वो अमाल सर अंजाम दें जिसका हम ये समझते हैं कि हमने खुदा को जवाब ही नहीं देना या खुदा को यही नहीं है। तो फिर ऐसे नऊज़ुबिल्लाह बेकार खुदा की हमें प्राइवेट ज़िंदगी तक भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुदा है, उसने ये दुनिया बनाई है, वो इसका खालिक, मालिक और हाकिम है और उसकी हाकिमियत अपनी जगह मौजूद है, और वो इस दुनिया को खल्क करने के बाद सो नहीं गया और उसने अपने आप को साइड पे नहीं कर लिया और हमें खुली छूट नहीं दे दी, एक बेलगाम घोड़े की तरह सोसाइटी में छोड़ नहीं दिया कि आप जो मर्जी करें,
आपने इबादत करनी है तो मुझे माने, मेरी अपनी प्राइवेट ज़िंदगी हद तक, लेकिन जब आप सोसाइटी की बात करेंगे तो वहाँ आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने लिए कवायद और ज़वाबित बनाएं। हर इंसान का देखें ज़हन अलग है, उसका ज़मीर अलग है, उसकी ख्वाहिशात अलग हैं, उसकी सोसाइटी की ख्वाहिशात अलग है, उसकी कौम, कबीला, मोहल्ला अलग है। क्या तमाम इंसानों की इस दुनिया में ख्वाहिशात बराबर हैं? क्या उन्होंने कानून साजी जो करनी है वो किन असूलों को, इंसानियत की आप बात करते हैं उसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इंसानियत की बुनियाद पे आप जो कानून साजी करेंगे या सोसाइटी को चलाने की बात करेंगे उसके लिए आप क्या क्राइटेरिया रखेंगे? तो मैं ये गुजारिश करता हूं कि ये जो सेकुलरिज्म की बात की गई, उस सेकुलरिज्म से मुराद लादीनी तो है ही है, उसको अगर ना भी कहें, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन इसकी मैं कर रहा हूं, मेरे नज़दीक तो जो ये कलमा कहा जाता है कि खुदा आपका जो है वो आपको और आपके मज़हब जो आपको और आपके खुदा के दरमियान एक प्राइवेट मामला है, उससे तो मुराद यही है कि आप अपनी प्राइवेट ज़िंदगी की हद तक खुदा से डरें, कोई ऐसे मामलात ना करें, आप अपने आप तक ईमानदार भी रहें, सब कुछ करें। लेकिन जब आप सोसाइटी में इंटर होंगे तो वहाँ आपका खुदा आपको छोड़ के चला जाएगा, वहाँ आप अपनी सोसाइटी की ख्वाहिशात के मुताबिक ही फैसले करने। ये बात हो गई। दूसरी चीज़ है, अब ये नज़रिया देखें, अब तारीख़ में आया कहाँ से? अहले मगरब ने ईसाई पादरियों के खुद साख्ता थियोलॉजी से मुतनफ़र होकर यह नज़रिया दिया कि भाई कलीसा को अलग कर दो, हुकूमत की ज़माम कार में इस कलीसा के बताए गए असूलों का, इसलिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ईसाई पादरियों की खुद साख्ता थियोलॉजी जो थी, उनके मजहबी नज़रियात जो थे, उनसे मुतनफ़र होकर ये नज़रिया आया। लेकिन ये जब एक कलमा बन गया कि आपका और आपके खुदा का प्राइवेट मामला है, तो वो कलमा आज इस शक्ल में हमारे सामने आ गया है कि ये सिर्फ प्राइवेट मामले की बात नहीं है। जब आप ज़माम कार या ज़माम हुकूमत चलाने की बात करेंगे तो वहाँ पर कानून साजी करनी पड़ेगी, आपको मुआशरे के लिए नज़्म ज़ब्त बनाना पड़ेगा, आपको कुछ कवायद ज़वाबित और असूल बनाने पड़ेंगे। तो वो उन असूलों को बनाने के लिए जब हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे कि चूँकि खुदा हमारा हाकिम, मालिक और खालिक है, तो उसने हमें अपने मामलात ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ बुनियादी असूल दिए हैं, उन असूलों की बुनियाद पे ही हम अपने कवानीन मुरतब करेंगे। बस मुख्तसर करता हूँ। ये बात हो गई सेकुलरिज्म की। दूसरी बात हो गई कौम परस्ती। आज के जितने मसाइल हैं, जुमला मसाइल इस दुनिया के, मैं समझता हूँ कौम परस्ती की बुनियाद पे हैं। इस कौम परस्ती की बुनियाद पे ही हम मुल्कों, खित्तों, कौमियतों में बटे हुए हैं। हम कौमियत और कौम परस्ती में फ़र्क करते हैं। एक कौमियत अच्छी चीज़ है, अपनी कौम से मोहब्बत करना, ये भी पापायत और ये आमरीत के मुखालिफ एक नज़रिया घड़ा गया, और हम इससे इत्तफाक करते हैं कि एक ख़ास कौम पे किसी दूसरी कौम का हुकूमत करने का कोई हक़ नहीं है। उस कौम को यह हक़ हासिल है कि वो अपने लिए अपने मामलात खुद देखे, उस पर ज़बरदस्ती कोई हुकूमत ना करे। तीसरी चीज़ जो मैंने गुजारिश की, जमहूर की हाकमियत या डेमोक्रेसी जैसे कहा जाता है, हमारे नज़दीक जमहूर की हाकमियत इस हद तक दुरुस्त है कि जमहूर एक मुल्क, एक कौम के अंदर मिल के इस तरह का निज़ाम बनाए कि उनकी ख्वाहिश और मर्ज़ी से उनकी हुकूमत चलाने के लिए या उनके लिए कवानीन बनाने वाले उनके लीडर्स ऊपर आए। इस हद तक हम जमहूरियत से इत्तफाक करते हैं। हमारे नज़दीक जमहूरियत के ये दावेदार जो आज मौजूद हैं, हम इस जमहूरियत को आज नहीं 1400 साल पहले से जानते हैं, जब आज के इस निज़ाम को चलाने वाले या जमहूरियत का नज़रिया पेश करने वालों, ये बरसों, इनकी पैदाइश को भी अभी बरसों बाकी थे। तो आज की ये जमहूरियत, उससे हम इस हद तक इत्तफाक ज़रूर करते हैं कि उस जमहूरियत के अंदर तमाम लोगों के बुनियादी हकूक़ महफूज हों, उनको बोलने का हक़ हो, उनको 3 ऑप्शन की आज़ादी हो, उनके लिए बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हों। लेकिन जमहूर की हाकमियत से हम यहाँ पे आके इख्तलाफ करते हैं कि हाकमियत इन इंसानों के, इस कायनात के बनाने वाले की होगी। उस जो कानून बनाए जाएंगे उस जमहूर के निज़ाम ज़िंदगी को चलाने के लिए, उनके लिए कुछ ज़वाबित होंगे, उनके लिए कुछ बुनियादें होंगी, और बुनियादी असूल वो होंगे जो इस कायनात को बनाने वाले रब ने ही इनके लिए मुख्तस किए हैं। उस पैरामीटर से बाहर जाके कोई कानून साजी नहीं की जाएगी। इस हद तक हमारा उनसे इत्तफाक है। और इख्तलाफी बात भी मैंने आपको बता दी, चूंकि वक्त बहुत कम है और फवाद साहब भी आ गए हैं, तो ये चंद बुनियादी चीज़ें थी। इन 3 बुनियादी असूलों के मुखालिफ हम ये 3 असूल पेश करते हैं, तो कि भाई अल्लाह की वहदानियत को माना जाए, अल्लाह को इस रब का, इस कायनात का रब माना जाए, और कौमियत परस्ती के बजाय नेशनलिज्म को फ़रोग़ दिया जाए। जो कौमें हैं, जो मैंने जैसे गुजारिश की कि एक कौम का हक है तो उसको पहचाना जाए, उसकी अपनी एक पहचान हो, उस पर उसके अपने लोगों की हुकूमत हो, और जमहूर की हाकमियत के बजाय अल्लाह की हाकमियत, और जमहूर की खिलाफत का जो निज़ाम, ये शुराई निज़ाम हम बात करते हैं, वो यही है कि जमहूर की
मर्जी के मुताबिक उनके लीडर्स ऊपर आए, लेकिन उनके लिए जो कानून साजी की जाए, उनके लिए जो असूल कवायद बनाए जाएं, वो कुछ पैरामीटर्स होंगे, और वो पैरामीटर्स वो होंगे जो उस जमहूर को पैदा करने वाले खुदा की तरफ से नाजल किए गए। तो आज के लिए इतनी चंद गुजारिशात थी। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मदहू किया कि अपनी पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने पेश। आपका नाम जी? वसीम साहब जी। मैं वसीम साहब का खुसूसी तौर पर मशकूर यूँ हूँ कि जब सिलसिला तारफ़ का चल रहा था तो ये वाहिद आदमी थे जिन्होंने कहा जी मैं सामे हूँ, और इन पर मुझे तरस भी आ रहा है कि इतने मुकर्रीन को सुनना इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले दी है। बहुत शुक्रिया। गुड लिस्नर सर ना, ठीक है, बहुत 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 सही है। आमना सरदार साहब अपनी बात कही तो मुझे वो बात याद आ गई कि दो बंदे दौड़ रहे थे, दोनों शुअरा थे। तो तीसरे ने पूछा क्या बात है, भाई क्यों पीछा कर रहे हो? किसने? इसने अपनी गज़ल सुना दी और मेरी गज़ल की बारी भाग गया ये। तो ऐसा भी होता है जी। मैं दिल की तमाम अकीदतों और मोहब्बतों के साथ इस फोरम का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि बहुत मज़ा आता है जब मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को नहीं ठीक मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को आप सुनते हैं, वो अपने नज़रियात की, अपनी पार्टी की, अपनी सोच की नुमाइंदगी करते हैं, और बाकी जो उनसे इख्तलाफ करते हैं वो चुप करके उन्हें बड़े एहतराम के साथ सुनते हैं। तो ये फोरम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगियों में कि सर ये हमें बाइज़्ज़त इख्तलाफ करना सिखा रहा है। यह बात दलील से होती है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये एक ऐसा फोरम है जिसका हुक्मरान इस्तदलाल और खातून अव्वल दलील है, जिसकी वाकई बहुत ये ग्रेट जॉब है। यहाँ में बर्दाश्त करना, दूसरे के नुक्ता नज़र को समझना, दूसरे को समझना, ये सारी चीज़ें यहाँ में मिल रही। मैं टॉपिक की तरफ आऊँगा, अमन, जमहूरियत और तरक्की में। मैं ये समझता हूँ कि तरक्की के लिए यही एक मुस्तनद फार्मूला है कि अमन हो, जमहूरियत हो, तो आपको तरक्की नजर आएगी। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है कि हमारे मुल्क में जहां जमहूरियत भी है और उस दर्जे का अमन भी है, तो फिर तरक्की क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें माजी में जाना पड़ेगा, तारीख में जाना पड़ेगा। जिस खित्ते में हम रहते हैं, बरसगीर जिसे हम कहते हैं, यहां पर इलेक्शन की दाग बेल 1884 में डाली गई थी। यह आज की बात नहीं है, 1884 की बात है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों को यह फिक्र लाक हुई थी कि भाई अगर लोग इसी तरह हमारे खिलाफ बगावतें करते रहेंगे तो हमारा यहां रहना और हाकिम रहना नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने 1884 में पहली दफा रिस्ट्रिक्टेड इलेक्शन करवाए थे। वो रिस्ट्रिक्टेड इसलिए कहा जाता है उन्हें कि वहां वोट डालने का हक सिर्फ ओनर को होता था, मतलब जो मालिक हो किसी चीज का, जमीन का मालिक हो, मकान का मालिक हो, या उसके पास बैंक बैलेंस हो, और या उसके पास तालीम हो, डिग्री हो कोई। अब ये फार्मूला इसलिए लगाया गया था कि सिर्फ महदूद वोटर हों, और वो भी डिस्ट्रिक्ट की हद तक। गोया कि वो एक ऐसी क्लास पे आप पैदा करना चाह रहे थे जो उन हाकिमों को ओन करे, उनको पब्लिक में प्रोटेक्ट करे, लेकिन सियासी बात अगर करे
तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की हद तक करे कि हमें ये स्कूल चाहिए, ये गली चाहिए, ये वाटर सप्लाई स्कीम चाहिए। नेशनल पॉलिसी में उनका कोई हिस्सा नहीं। आगे फिर 1891-92 में उन्होंने अपनी इस इलेक्टोरल फ्रेंचाइज को थोड़ा सा एक्सपेंड किया, और वो इस तरह कि यही जो लोग थे इनको हक दिया कि आप अपने सूबाई असेंबली के मेंबर भी चुन लें। लेकिन फिर भी बात एक ही थी कि नेशनल पॉलिसी में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा, इन्हें एक सेंस ऑफ ओनरशिप होगा और ये पब्लिक में हमें प्रोटेक्ट करते रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। मैं इख्तिसार के साथ बात करूंगा, आगे जब चलती है तारीख़ पाकिस्तान को हम देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था गांधी की नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का और तहरीक खिलाफत का। ये दो ऐसी तारीख थी जिन्होंने पब्लिक को बहुत बड़ी तादाद में पॉलिटिसाइज किया था, और ये अंग्रेजों की पॉलिसी के खिलाफ थी, क्योंकि वो पॉलिटिसाइजेशन जो थी वो उनके इक़्तिदार के लिए एक चैलेंज थी। मैं फिर आगे स्किप करूंगा। उनका फार्मूला एक ही था इक़्तिदार कायम करने का, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री। ब्यूरोक्रेट्स फैसले करते थे और जहां प्रॉब्लम होता था मिलिट्री उसको टैकल करती थी, हैंडल करती थी। फिर जब पाकिस्तान बनने की बात आई 1935 की, सर मेरी तस्हीह कीजिएगा, मैं जरा कमज़ोर आपसे का आदमी हूं। जब इलेक्शन वगैरह होते हैं तो हमें मुस्लिम लीग से ज़्यादा जो है वो यूनिसेफ पार्टी नज़र आती है पंजाब में और सिंध में। मुस्लिम लीग हमें वहां नज़र आती है जहां मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज है, जहां माइनॉरिटीज़ में थे उन्हें फिक्र होती थी अपने हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की। वो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाह रहे थे। उसके बाद होता यह है कि जब 1945 में फिर इलेक्शन वगैरह आते हैं तो वो यूनिसेफ के जो जागीरदार थे सारे, वो सारे के सारे आपकी मुस्लिम लीग में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? उसकी दो वजूहात। एक, नेहरू जो था वो बबांग दोहल कहता था हम तो सोशलिस्ट हैं, हम तो लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, और गांधी का तरीकाकार भी ये था कि वो लाठी लेकर आम किसानों में, तो लोग ये जागीरदार सोचते थे यार ये गरक करेगा हमें गांधी, तो बेहतर ये है कि हम मुस्लिम लीग में चले जाएं ताकि हमारी जागीरों का तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहे। अब उसके बाद फिर वही सिलसिला पाकिस्तान बनने के बाद भी 1951 में भी इलेक्शन होते हैं। मैं 2 मिनट में अपनी बात करता हूँ। वैसे मैं वो मुकर्रर नहीं हूँ जो लिस्ट में था, वो 8-10 मिनट आपके लिस्टेड मुकर्ररीन के लिए होते हैं। अब भी अगर आप सोचें ना तो एक ही फार्मूला है हमारे लिए कि ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री मिली हुई है और वो जमहूरियत को कामयाब नहीं होनी है। पीपल्स पार्टी की बात हुई, पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद जमात पहले भी थी और अब भी है जो वेलफेयर स्टेट की बात करती है, और उसका हशर भी आपने देख दी। कोई फांसी पे झूल गया, कोई रोड पे धमाके की नजर हुआ, कोई जहर खुरानी किसी के मुकद्दर में हुई, ये सारे सिस्टम आज भी मैं आपको बताऊं पीपल्स पार्टी सिंध में उसी फार्मूले के तहत काम कर रही है। मैं उसकी मिसाल देता हूं आपको कि 18वीं तरमीम हुई, सूबाई मुख्तारी की बात हुई, फाइनेंशियल रेवोल्यूशन की बात हुई। सिंध में कल ही एक उन्होंने कमेटी बनाई है जो तमाम फाइनेंसेस को काउंसलर की हद तक अगले 6 महीने में पॉसिबल करेगी इस सिस्टम को बनाना। वहां फिर 6 महीने बाद किसी एमपीए के पास फंड नहीं रहेंगे, वो लोकल काउंसलर के पास आएंगे।
तो बात यहाँ मैं ख़त्म करूँगा कि जमहूरियत ही वाहिद हल है तरक्की का। देखना सिर्फ ये है कि क्या ये जमहूरियत जिससे हमारा पाला पड़ा हुआ है, ये जमहूरियत तरक्की का बायस बनेगी? ऐसा नहीं है। इस जमहूरियत को अपने सही रूह के साथ हमें लागू करना पड़ेगा, और सही रूह के साथ लागू करने के लिए बहुत से जर्नैलों का हमें सामना करना पड़ेगा। थैंक यू सर। मेरा मुतय्यन सवाल है तनोली साहब से, एहतराम के साथ सर, आपने जो तस्वीर यहाँ पर सियासतदानों की खींची है, दुनिया का कोई मुल्क आप उठाकर देख लें, यूरोप में देख लें या हमारे इस खित्ते में देख लें, सियासतदान इतने ही बुरे और इतने ही अच्छे हैं, इतने ही करप्ट और इतने ही नेक हैं, लेकिन उन मुल्कों ने तरक्की की है। अगर हम ये सिलसिला जारी रखेंगे अपने सियासतदानों को अंडर एस्टिमेट करने का, तो आपके पास सर कौन सा फिर ऐसा फोरम होगा जिससे आप तवक्को करेंगे मुल्क की तरक्की के लिए, आवाम की फलाह और बहबूद के लिए? सर ये देखिए। बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली मैं कोई सियासतदानों को अंडर एस्टिमेट करना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये था कि अवाम जो है कंपैरेटिवली अच्छे लोगों को असेंबली में लेके जाएं, ताकि वो मुल्क के लिए कोई रिफॉर्म करें और मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करें। ये मेरा कतन सियासतदानों को अंडर एस्टिमेट करने का मेरा कोई ना इंटेंशन थी, और ना मैं ये समझता हूँ कि सियासतदान ही ज़्यादा ज़िम्मेदार है। मैंने तीनों अदारों को ज़िम्मेदार करार दिया। मैंने अपनी स्पीच में ये बात कही कि सियासतदान भी बराबर की शरीक है ब्यूरोक्रेसी के साथ, और ये हमारी जो अदलिया है, यानी तीनों अदारों ने इस मुल्क के लिए कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। मैं ये कहना चाहता था। मेरी ये मुराद नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियन, बल्कि बाकी अदारों ने भी अपना रोल प्ले नहीं किया। बहुत शुक्रिया। सर अगर आप इजाज़त दें, मैं आपकी बात को थोड़े सा मैं वजाहत समझना चाह रहा हूँ आपकी बात को। सर देखिए, सियासतदान हमारे मुल्क में हमें आइन देते हैं, वो सियासतदानों के दौर को अगर आप एक तजिया कर लें ना, कि किसी सियासतदान के दौर में 1 इंच आपके पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत ने कब्जा नहीं किया, बल्कि हुआ ये कि कब्जा शुदा इलाका भी सियासतदानों ने टेबल पर बैठकर वापस किया। मुल्क बनने के बाद 22-25 साल तक तो यहां पर आइन ही नहीं था, वो आइन भी सियासतदानों ने दी। मुआशी तरक्की भी अगर आप देखेंगे तो सियासतदानों के दौर में ही नजर आती है। रही बात इदारों की, तो इदारे तो उस वक्त तबाह होते हैं कि जब मुल्क में 1 मैन रूल हो। 1 मैन रूल से मुराद ये है कि जब डिक्टेटरशिप हो, नतीजा ये है कि उसके नीचे कोई इदारा तरक्की कर ही नहीं सकता। तो आपके मुल्क में तो हमेशा से 1 मैन रूल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रहा है ना। उसके बावजूद भी मैंने बचपन में ये पढ़ा था कि जब पाकिस्तान बना था तो ये जो कांटे होते हैं दरख्त के, इनको पेपर पिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आज सर मैं एटम बम का मालिक हूं, तो ये सियासतदान ही है। तो इसलिए मैं तो वकील हूँ सियासतदानों का। सर अगर मेरी बात से आपको इख्तलाफ हो तो मैं माजरत चाहूँगा। तो मेरी तो राय ये है कि तमाम तर जिम्मेदारी सियासतदानों की है। ये कहना क्या अदलिया की ज़िम्मेदारी है, फ़ौज की ज़िम्मेदारी है या इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, बेसिकली अवाम को अवेयरनेस देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सियासतदानों की है। और सियासतदान ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए
पार्लियामेंट में जाएंगे और पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी के ज़रिए ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जो बुनियादी तौर पर सोसाइटी के अंदर एक डेमोक्रेटिक अप्रोच डेवलप करेगी। तो इसलिए बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो सियासतदानों की है। ये अवाम को कभी बाएं में कभी दाएं में तकसीम करते हैं, कभी सेकुलर में और कभी मजहबी में। बाकी जो अदलिया है वो कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं बनाती। फ़ौज है वो भी पॉलिटिकल ओपिनियन, ये फ़ौजियों का भी ये वैसे कहते हैं कि फ़ौजियों वो खुद Z0 है, उनकी क्या हैसियत है। असल जो बात है वो सियासतदानों की है। सियासतदान जो हैं अगर एक जमहूरी पार्टी पाकिस्तान में बन जाए तो हम कहते हैं सब जमहूरी पार्टियां बने, लेकिन यहाँ पे सिंगल पार्टी भी जमहूरी नहीं है। और आमरीत का जो मरकज़ है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ है। आमरीत का मरकज़ ना आर्मी है, ना अदलिया है, ना कोई और अदारा है। ये लोग कहते हैं जी आमरीत जो है वो फौजियों ने डाली। हम कहते हैं जब आपका अपना पॉलिटिकल माइंड नहीं है, कौन सी पार्टी है जिसके अंदर 3 ऑप्शन की आज़ादी है? कोई सिंगल पार्टी बता दें जो बाएं बाजू की हो, दाएं बाजू की हो, मजहबी हो, सेकुलर हो। सिंगल पार्टी भी 3 ऑप्शन की आज़ादी विद इन पार्टी नहीं है। और ना ही वहाँ पे जो है आप जो है डायलॉग कर सकते हैं, ना बातचीत कर सकते हैं। इसलिए बुनियादी जिम्मेदारी जो है, तो हम कहते हैं असल सवाल है जमहूरी पार्टी बनाना। कौन जमहूरी पार्टी बनाएगा? तो हम कहते हैं जमहूरी पार्टी की जिम्मेदारी है अमन लाना, जमहूरी पार्टी की जिम्मेदारी है जमहूरियत लाना, जमहूरी पार्टी की जिम्मेदारी है फलाई जमहूरी रियासत बनाना। फलाई जमहूरी रियासत का काम है लोगों के मसाइल हल करना। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन ये इन्होंने वोट और नोट का, कल भी एक आदमी कह रहा था कि आप कहते हैं जी वोट को नोट से आज़ाद कराओ, तो यहाँ वोट जो है वोट के ताबे। हमने कहा ये क्वेश्चन ही गलत है। वोट जो है वोट के ताबे नहीं है। जिस वक्त तक वोट अगर नोट से आज़ाद होता है तो वोट की तो कोई हैसियत ही नहीं है। ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं इनके अंदर कोई भी जमहूरियत नहीं है, और इसलिए ये जमहूरियत की आड़ में लोगों से धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और लोगों को जो है ये गलत जो है मिसगाइड करते हैं, और लोगों के अंदर जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी वाले फैलाते हैं। तो हम कहते हैं जो लोग कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के दाई हैं, वो डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करें। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी 2 असूलों का नाम है, 3 ऑप्शन की आज़ादी कि आप पार्टी के अंदर इत्फाक राय, इत्फाक करने की, इख्तलाफ करने की, सवाल करने की इजाज़त दें, और पार्टियों के अंदर जो राय को इकट्ठा करना है उसकी इजाज़त दें कि आप 55 पे एजेंडा बनाएं, 70 पर फैसला करें। पार्टी के ताबे सरमाया हो और पार्टी 2 असूलों के ताबे हो। यहाँ पार्टी के ताबे सरमाया नहीं है बल्कि तो शख्सी कंट्रोल में सरमाया है, और जो शख्सी जिसके पास पैसा है वो फिर पार्टी उसकी है। तो हम कहते हैं पार्टी के ताबे। अभी इमरान कितने लोगों से फंड जमा करता है, उसने पार्टी के ताबे किया? नहीं किया। जब उसने सरमाए को पार्टी के ताबे नहीं किया, और 3 जो ये तो कंटेस्ट करते रहते हैं तीनों पार्टियों के ख़िलाफ़, मुस्लिम लीग नवाज़ ये अपना तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन में इनके ऊपर ये केस चल रहे हैं कि आप पार्टी के नाम पे सरमाया लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं अपने पर्सनल उसमें अकाउंट में। तो इसलिए सर मेरी ये जो है कि जिस वक्त तक पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं होगी बाहर सोसाइटी में हो ही नहीं सकती, और ना ही पार्लियामेंट में जमहूरियत हो सकती है। तो ये सारी जो ख़राबी है पार्टियों के अंदर जमहूरियत ना होने की वजह से, तो पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होगी तो सोसाइटी के अंदर भी होगी, और जो है आगे जो है लोगों के जहन में के अंदर भी एक डेमोक्रेटिक माइंड बनेगा। तो बुनियादी जिम्मेदारी पार्टियों की है। तो ये यहाँ पे हमारी जो साइकी चल रही है कि ये हमारी सोच को कि सिविलियन सुपरमेसी हो या जो है वो फौजी सुपरमेसी, हम कहते हैं ये क्वेश्चन ही गलत है।
बात यह है कि पार्टी जमहूरी हो या गैर जमहूरी, ये सवाल है ही नहीं है कि पार्टी सेकुलर हो या पार्टी नॉन सेकुलर हो, ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इसलिए पार्टी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी, क्या इस्लाम में मशावरत नहीं है? तो इस्लाम में मशावरत क्या लोगों का मुंह बंद करके करेंगे या मुकालमा करेंगे? क्या है जब भाई 3 ऑप्शन में आप बात कर सकें, इत्फाक भी कर सकें, इख्लाफ भी कर सकें, सवाल भी कर सकें, तो ये जो इशार नहीं है, इशार का क्या मकसद है? इशार का मकसद है ये आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो स्टेट को दें, अदारे को दें। तो 3 बातें जो हैं ये बेसिकली एक डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए ज़रूरी हैं। अदारे की मलकियत और अदारा 2 असूलों के ताबे हो, 3 ऑप्शन के आज़ादी और 55-70 के स्केल के ताबे, कि आप राय को इकट्ठा भी कर सकें। और डेमोक्रेसी के यही 2 असूल हैं, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। और आइन भी इसके ताबे है, कानून भी इसके ताबे है, कि इन 2 असूलों के ही ताबे। अगर इन 2 असूलों को हटा दें तो ना आइन है ना कानून है, तो ये 2 असूल ही हैं। तो इसलिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी ज़िम्मेदारी, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी इनकी है। और हम अपनी ज़िम्मेदारी जो पॉलिटिकल लोग हैं वो डाइवर्ट कर देते हैं। जी फ़ौजी हमें डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं बनाने देते, और फ़ौजी आपको कहाँ रोकते हैं? आप घर में डेमोक्रेटिक नहीं हैं तो को लाते ही हम लाते ही हम। तो ये जो कहूँगा कि जमात इस्लामी आपके मुल्क में बहुत सबसे पुरानी जमात है। वहाँ आपको देखिए कि जमहूरियत की बेहतरीन मिसाल अगर किसी पार्टी में दी जा सकती है तो वो जमात इस्लामी में। आप उनके अमीर देखिए, मतलब वहाँ उनके अमीर जो देखे नहीं है तो बाकी तो जमहूरियत रहती है। मैं अर्ज करूँ तो उसकी मिसाल आपको है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जमात इस्लामी बावजूद अपने इखलास के, अपने मकसद के साथ, अपने खुलूस के, अपने सिस्टम के अंदर एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को अपनाने की वो पोजीशन आज तक हासिल नहीं कर सकी। अब सवाल मैं जो आपसे कहता हूँ ना, आपने कहा ना कि फ़ौजी नहीं कहते या ओपिनियन की बात नहीं होती, मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा था। लेकिन अगर मैं बात ये कहूँगा कि मुझे अपनी उम्र बतानी पड़ेगी, फिर उससे मैं ज़रा अवॉइड करता हूँ। मैं ये बात इसलिए नहीं कहना चाह रहा था कि आप अगर एक एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर रहे, ख़ास तौर पर आप मार्शल लॉ के दौर में, और ख़ास तौर पर अगर आप ज़ियाउल हक जैसे शख्स के मार्शल लॉ के दौर में रहे हों, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है। मैं ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौर में PSF का हज़ारा डिवीज़न का चेयरमैन रहा। मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं बहुत छोटा सा वर्कर हूँ। मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और यहाँ आप प्लस करते जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बात पार्टी से ज़्यादा एक सिस्टम की होती है। पार्टीज अगर खुद इलेक्ट हो सके, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में इलेक्शन, अगली हुकूमत किसकी बनेगी ये कोई और डिसाइड कर रहा है, इसमें तो शक ही नहीं है। तो जब ये होगा कि अगली हुकूमत उसकी बनेगी जिसको आवाम चाहेंगे, तो फिर आप ये जिम्मेदारी भी पॉलिटिकल पार्टीज पे डालिए। अदरवाइज आप तहरीक इंसाफ से ला के इख्तलाफ करें। MQM को हम में से शायद ही कोई पसंद करता था। आप सर 85 में रहे हैं वहाँ पर, मैं भी 85 में वहाँ पर था। मुझे भी वो वार चॉकिंग, नहीं मैं जॉब कर रहा था, मुझे भी वो वार चॉकिंग है जो कायद का गद्दार है, वो मौत का हकदार है, ये सारी मैंने भी देखी है। बत्ता ये सारे सिस्टम देख रहे हैं हमने, और बहुत बुज़दिली से हमने वक्त गुजार, जो 2-4-10 साल वहाँ गुजारे, बहुत बुज़दिली से गुजारे। और फिर वो लकड़ी के टालों के अंदर लोगों का जलना, बोरी बद लाशों में मिलना, ये सब कुछ होता रहा है ना। लेकिन फिर जब जिन्होंने वो बनाई थी MQM, उन्होंने फैसला किया उसे ख़त्म करने का,
तो आज देख लिया एमक्यूएम कहाँ खड़ी है। 20 अगस्त की स्पीच के बाद 22 अगस्त को एमक्यूएम कहीं आपको नज़र नहीं आ रही। नहीं, तो सवाल है आपसे सर, वो जरा से तो इसलिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं सर्कुलेट करें ताकि मेरा कहना ये है कि असल में आपकी जमहूरियत की नब्ज पे जो बूट आया हुआ है, जब तक वो बूट हटेगा नहीं, आप जमहूरियत के सम्राट से मुस्तफीद नहीं हो सकते। सर यकीनन होगा, हमें नहीं बात करेंगे तो चले करें। अच्छा, ये जो आप लोगों ने बात की है ना जमहूरियत या राइजुल वक्त, जो डेफिनेशन है उसके लिहाज से यही कहा जाता है कि जो अक्सरियत के ओपिनियन को एक्सेप्ट करके कोई फ़ैसला किया जाए तो उसको जमहूरियत कहते हैं। ऐसे ही है ना राइजुल वक्त में, यानी कि पार्टियों में जमहूरियत नहीं है तो वो यानी पार्टी के अंदर जो है अक्सरियत के फैसले से लीडरशिप नहीं चूज़ की जाती, यही है या कोई और काजी साहब तो ज़रा एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन बताते हैं ना, कुछ उसूल वगैरह, लेकिन आम तौर पे यही कहा जाता है। अब ये जो चीज़ है ना कि ये तो मेरे ख्याल में दुनिया में ना, वो तो उसमें तो वो राइजुल वक्त नहीं है ना, वो तो एक ओपिनियन है ना। नहीं ठीक है, वो 49-50 या उसको यही है कि मेजॉरिटी से फैसला किया जाए। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप देखेंगे कि तारीख़ में आप तारीख़ भी हम एक असल में बादशाहों की तारीख़ पढ़ते हैं ना, अगर ग़ुलामों की, डाकुओं की, चोरों की तारीख़ पढ़ें तो ये डाकू और चोर भी जो है माल लूटने के बाद अक्सरियत राय से जो है वो माल तकसीम करते हैं और अक्सरियत राय से अपना जो है वो लीडर मुंतखब करते हैं, और जो अक्सरियत में होते हैं तो उनका सर मैं आपकी उसी जमहूरियत की ही बात कर रहा था। तो अब वो जो है ना क्रिमिनल्स थे, वो भी जो है अक्सरियत से ही जो है अपना फैसला करते थे। और इवन जो अभी भी आप देखें दुनिया में जहाँ भी कोई मिलिटेंट मूवमेंट्स चल रही हैं, कोई टेररिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, कहीं पे कोई कच्चे के डाकू हैं, वो भी अक्सरियत राय से अपना अमीर भी बनाते हैं और वो भी करते हैं। अब प्रॉब्लम इससे बहुत पीछे चला जाता है ना। अब पाकिस्तान के अंदर भी हम ये कहें कि नहीं फ़ौज आके खड़ी हो गई तो वो जो तबका जिसकी आपने बात की, जिसने जगीरें बचाने के लिए पाकिस्तान बनाया था, उनको अक्सरियत राय से फैसला करने देते तो उन्होंने तो मुझे लूटमारी करनी थी ना। उससे पीछे जो है हमारा तबकाती जो सवाल है कि यहाँ पे हम सब जो है एक ही तबके के लोग हैं, यानी कि वो तबका मेहनत करने नहीं निकलता, जॉब उसको नहीं चाहिए होती, वो सुबह ड्यूटी पे नहीं जाता। वो तबका आपसे यहाँ पे वो लोग हैं जो ड्यूटी पे सुबह जाना पड़ता है किसी न किसी कैपेसिटी में, जो सुबह किसी न किसी कैपेसिटी में ड्यूटी पे जाता है, वो एक तबका होता है। जो दूसरा तबका है जो मुफ्त के जो किराए खाता है, जो लगान खाता है, जो मुनाफे खाता है, जिनकी नस्ल दर नस्ल जो है हम पे हुकूमतें कर रही हैं। यानी कि इस जमहूरियत के अंदर हम ताकत उनके हवाले कर दें और फौज ने आगे कहीं पे बूट रख दिया तो उसने बड़ा नुकसान कर दिया। हम ये भी नहीं कहते चले फौज को तो आना ही नहीं चाहिए उसका भी, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। बेसिकली अगर आप इसकी ट्राई काटनी करें, हर आदमी आपकी डेफिनेशन से वो क्या कहते हैं सहमत नहीं हो सकता, वो एग्रीड उपान नहीं हो सकता। बात यह कि एक होती है आपकी जैसे लिबरल डेमोक्रेसी, जिसको हमारी जो है मौजूदा पीपल्स पार्टी या नून लीग और ये सपोर्ट कर रही है, जिसको सिविलियन सुप्रीमेसी कहा जाता है, यानी हमारे मुनाफे में, हमारी लूट मार में फौज आके मुदाखलत ना करे। हमें भाई तुमने हमें क्या दिया है? सख्त फैसले आपने अभी IMF के किए, तो सख्त फैसले क्या गरीब आवाम पे पड़े, उनकी चीनी से निकले, या इन पे वेल्थ टैक्स लगाया गया है? ये अपना वेल्थ टैक्स 6% से ऊपर नहीं लेके जाते, और हमारे ऊपर जो है हमारे आटे दाल के ऊपर कितना टैक्स लगता है और हम क्या खाते हैं? ये क्वेश्चन ये समझने की ज़रूरत है कि वो जो तबका है जो यानी कि जो मालिक तबका है, हम उसकी सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए मेरे ख्याल में मुझे तो मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता कि हम लिबरल डेमोक्रेसी के काज के लिए लड़ें। फिर उसके बाद इस्लामी जमातों का एक इस्लामी जमहूरियत वाला भी नज़रिया है, और मैं जो समझता हूँ जो बेहतर है जो सोशल डेमोक्रेसी का है, वो सोशल डेमोक्रेसी जो है उसमें कलेक्टिव लीडरशिप का कंसेप्ट बनता है, सिंगल हीरोइज्म का नहीं बनता। वो लेफ्ट की पार्टियों के अंदर मौजूद है और प्रैक्टिस हो रही है। अब कोई अगर अपने तरीके से कहे, मैं अगर अवामी वर्कर पार्टी और मजदूर किसान पार्टी के बारे में कहता हूँ, मैं देख के ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे जो है वो मुकम्मल जो है हम जो समझते हैं अक्सरियत राय से होता है, लेकिन हम इस जमहूरियत को इलाज नहीं समझते। इलाज हम उस तबकाती सवाल को समझते हैं कि मुल्क का जो दौलत है, मुल्क के जो वसाइल हैं, वो किस तबके के पास है, कितने % के पास हैं, क्या वो दे रहा है या अपना माल मल्टीप्लाई कर रहा है? हमारा ये क्वेश्चन है। यानी कि अक्सरियत राय से कोई फैसला करने से पहले ये देखना है कि मालिक कौन है और वर्क पे सुबह जाने वाला तबका कितना है। हमारा ये क्वेश्चन है। सवाल सारे घुमा के डाल रहे हैं। असल जो है अवाम की हुक्मरानी क्या वोट के बगैर मुमकिन है? नहीं, जब वोट को तबकाती बनाते हैं, तबकाती वोट होते ही नहीं है। वोट होता है या अक्लमंद का या जो है बालिग का। वोट का क्राइटेरिया सिर्फ ये है। बाकी जितने भी ये बयानिए हैं तबकाती हो गए,
सिविलियन सुपरमेसी होगी या फौजी सुपरमेसी होगी या सेकुलर स्टेट होगी या इस्लामी से, ये सब साम्राज्य बयानी है और अवाम की तकसीम करने के लिए, अवाम को ग़ुलाम बनाने के लिए। दुनिया में एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं पूरी दुनिया का ये क्वेश्चन है, या डेमोक्रेटिक स्टेट होगी या नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट होगी। डेमोक्रेटिक स्टेट वेलफेयर स्टेट है, तो हम कहते हैं फलाई जमहूरी रियासत पूरी दुनिया का तारीखी बयानिया है। और ये सारे बयानिया जितने भी हैं, सिविल सुपरमेसी का, ये तबकाती जदोजहद का, ये जो है बूट के राज का, ये सारे के सारे फलाई जमहूरी रियासत के रास्ते में एक रुकावट हैं और साम्राज्य बयानिए हैं। और साम्राज्य बयानिए के लिए सारी पार्टियां काम करती हैं। इसलिए हम कहते हैं डेमोक्रेसी आएगी पार्टियों के अंदर, जमहूरियत के अंदर जब जमहूरियत होगी। अब कोई पार्टी भी जो है ना 2-3 ऑप्शन की आज़ादी को मानती है, ये एक हकीकत है, ना वो जो है राय को मेजॉरिटी अथॉरिटी के असूल को मानती है, ये एक हकीकत है, कोई माने या न माने। और तीसरी बात यह है कि अदारे की मलकियत। अब दुनिया में सोशलिज्म कहते हैं रियासत की मलकियत को, रियासत की मलकियत मौजूद है, रियासत की मलकियत को अवाम के कंट्रोल में लाना है और अवाम के कंट्रोल में लाने का एक ही तरीका है, वो पार्टी है। अब पार्टी जमहूरी नहीं है तो लोगों को कैसे जमहूरी बनाएगी? तो हम कहते हैं पहला काम पार्टियों के अंदर जमहूरियत है। अगर पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है तो वो फौजी भी नहीं ला सकते। और ना जो है, ये भी दुनिया के अंदर एक मिसकंसेप्शन है, मजदूर इनकलाब लाते हैं। हम कहते हैं इनकलाब पार्टी लाती है, कभी मजदूरों ने इनकलाब नहीं लाया, पार्टी इनकलाब लाती है। पार्टी जमहूरी होती है या पार्टी गैर जमहूरी होती है। आप जमहूरी पार्टी के साथ हैं या गैर जमहूरी पार्टी। अगर आप गैर जमहूरी पार्टी के साथ हैं तो इसका मकसद आप 20 टोले के लिए काम करते हैं। अगर आप जमहूरी पार्टी की बात करते हैं तो उसका फ़ायदा 80% अवाम को। तो बयानिया जो है वो बेसिकली बयानिया को एक इन आर्डर करने के बैठने का मकसद होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले मैं उस बात की तायीद करना चाहूँगा जो साबर तनोली साहब ने की थी कि मुल्क का जो सियासी कल्चर रहा है 75 साल में और आज तक जो बरकरार है और कंटिन्यू करेगा, इन हालात में कुछ शरीफ और नफ्स आदमी इक़्तिदार के ईवान तक नहीं पहुँच सकता। इसकी मैं तायीद करूँगा। दूसरी बात जो काई साहब बड़ी शिद्दत से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि जमहूरियत की फेलियर के ज़िम्मेदार सियासतदान ही है, फ़ौज नहीं है, अदलिया नहीं है। अच्छा, बाकी इदारों का जो अनड्यू रोल है, अनकंट्रोल्ड अनचेक्ड रोल है, इलीगल रोल है, उसका ज़िम्मेदार भी सियासतदान है। आसिफ साहब ने लास्ट टाइम ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि सियासतदान इजी टारगेट हैं, फिर उसके बाद वो चले गए थे। मैंने अपना रिस्पांस दिया था, आज मैं फिर दूंगा उस बात को कि सियासतदान टारगेट हैं और उन्हें टारगेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सियासतदान जो होता है वो इलेक्टेड आदमी होता है, सिलेक्टेड आदमी नहीं है। मैंने पहले भी ये बात की थी, वकील भी एक सिलेक्टेड आदमी है, जज भी सिलेक्टेड आदमी है, जर्नैल भी सिलेक्टेड आदमी है। एक बात। दूसरी बात है, सियासतदान जो होता है उसका ये स्लोगन होता है कि हमने वेलफेयर स्टेट बनानी है, हमने वेलफेयर माशरा बनाना है, हमने सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज़ करना है। किसी जर्नैल का ये दावा नहीं है, किसी वकील का नहीं है, किसी जज का नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट का नहीं है, ना ही उसका ये डोमेन है, उसका डोमेन ही है ये। फिर सियासतदान का दावा होता है कि अब मैंने मुल्क के तमाम शोबों को रिफॉर्म करना है, मैंने लैंड रिफॉर्म्स करने हैं, मैंने लाखों लोगों को नौकरियां देनी है, बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, इन्फ्लेशन ख़त्म करनी है। ये उसका कौम से कमिटमेंट उसकी है। जब कौम से कमिटमेंट उसकी है तो फेलियर का ज़िम्मेदार भी वो या कोई और नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ ये जो सिविल और मिलिट्री के दरमियान जो अनटूवर्ड सिचुएशन रही है, ये कभी भी इसमें से, बल्कि यूँ कहें कि जितने भी इस मुल्क में स्टेक होल्डर्स रहे हैं, अब स्टेक होल्डर्स सियासतदान थे या गैर सियासी कुव्वतें थी, वो अपने मफादात और अपने मकासद के लिए लड़ती रही हैं। अगर आपके सियासतदान मुल्क के मफादात के लिए कुर्बान होते रहे तो मुझे याद है आज भी 99 में जब कू हुआ था तो मिठाइयाँ ना तकसीम होती। लोग तो यहाँ गो कि हम लोगों के इस डिसीजन को, उनके इस एटीट्यूड को तारीफ़ नहीं करते, लेकिन ये उनकी एक मायूसी को शो करता है, उनकी मायूसी को, और जो बुरे अबतर हालात वो देख चुके हैं उसे शो करता है कि उनका एतमाद सियासतदानों पर, सियासी कुव्वतों पर, जमातों पर बिल्कुल उठ गया था।
ये 99 की बात है कि वो एक जर्नैल को मसीहा समझते हैं। उनका ये एटीट्यूड दुरुस्त, आम ये मैं नहीं कहता कि ये उनका एटीट्यूड दुरुस्त था और बाद के हालात ने क्या साबित किया। मिलिट्री इंटरवेंशन एक बहुत बड़ी हकीकत रही है, इससे बात भी इनकार नहीं है, लेकिन सियासत और इस मुल्क का कोई तबका भी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग कॉरिड इक़्तिदार की ईवानों तक रहे हैं, साहिब मनसब रहे हैं, साहिब इक़्तिदार रहे हैं, काबिल तारीफ़ कोई नहीं है, लेकिन सियासतदान की ज़िम्मेदारी बाकियों से ज़्यादा है। वो वेलफेयर स्टेट बनाने की नाकामी का ज़िम्मेदार भी हम जर्नल्स को भी नहीं कहेंगे, हम जुडिशरी को भी नहीं ठहराएंगे। उनकी अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ, उनके अपने अपने फ्लॉज, उनके अपने अपने डिफेक्ट्स, उनके डीमेरिट्स अपनी जगह होंगे, लेकिन सियासतदान ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। पूरे मुल्क जो IMF के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं, सियासतदान ज़िम्मेदार हैं। वो अगर उन्हें कोई तीसरी कुव्वत या जमहूरी गैर जमहूरी कुव्वत उन्हें मुतासर करती है और उसके सामने वो झुकते हैं, तो तब भी वो ज़िम्मेदार हैं। वो कंप्रोमाइज़ करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर के सामने, तब भी वो ज़िम्मेदार हैं। इंटरनल अंदरूनी कुव्वत के सामने वो झुकते हैं, तब भी वो ज़िम्मेदार हैं, वो कसूरवार हैं। और उनकी कौम के साथ ये कमिटमेंट होती है कि हम इन बुरे तरीन हालात में भी जो हमारी तारीख़ में है, जो आज तक है, हम डिलीवर करेंगे। कोई जमात ये नहीं कहती कि हमारे हालात अगर ऐसे हुए तो तब हम डिलीवर करेंगे, अगर ऐसे न हुए तो हम डिलीवर करेंगे नहीं। उनका तमाम सियासी जमातों का दो टोक मौक़िफ़ होता है कि हम बेरोज़गारी भी ख़त्म करेंगे, इलेक्शंस के दौरान बेरोज़गारी भी ख़त्म करेंगे, महंगाई भी ख़त्म करेंगे, और अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी हम उसे भी चेक एंड बैलेंस रखेंगे। हालात जितनी बुरे हों, ये सब कुछ मुमकिन है, ये सब कुछ मुमकिन है, तो फिर वो सब किसी की ज़िम्मेदारी उन पर लाजमन आती है। सिर्फ एक फ़िक्र के साथ मैं देता हूँ आप, सिर्फ एक फ़िक्र कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ कंप्रोमाइज़। पॉलिटिशियन कंप्रोमाइज़ करके अपने टारगेट्स को थोड़ा थोड़ा करके अचीव कर रहे हैं, और वो अचीवमेंट आपको नज़र आ रही है। गो कि ये सिस्टम एक इर्तिकाई सिस्टम है, इनकलाबी तौर पर आप किसी तब्दीली की आप तवक्को ना रखें, इर्तिकाई अमल है। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप आज से 30, 40, 50 साल पहले जाए और आज देखें तो आपको खासी बेहतरी नज़र आएगी। सिर्फ शायद हम ज़रा जल्दबाजी में हैं। मैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो एक दो बातें इस डिस्कशन में करके मैं सुनना चाहता हूँ। और बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, थोड़ी सी अगर वो भी हमें कुछ अपनी बातें बता दें। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये ज़िम्मेदारी जो है, जो आप कह रहे हैं नाकामी की या जमहूरियत के फेलर की, ये सियासतदान हैं या आर्मी या और दूसरी ताकतें हैं, अदारे हैं, मैं ये कहूँगा ये ज़िम्मेदारी सारी अवाम नास की और हम लोगों की है। इसमें कोई भी ऊपर नहीं है। हमने किसी सिस्टम को कभी भी, किसी जमात को भी वो मजबूत नहीं किया, वो नज़रियात मजबूत नहीं किए। ना ही एक ज़माने में मैं ये कहूँगा भुट्टो साहब के दौर में जिस तरह कि तंजीमें थी, लेबर तंजीमें थी, हर अदारे में तंजीमें थी, स्टूडेंट तंजीमें थी, और लोगों में एक शऊर आ गया था सियासत का, और वो जी नर्सरी थी, वो ख़त्म हो गई है। और अभी जिस तरह अभी अब तुर्किया की मिसाल देते हैं कि वहाँ पे एक कोशिश हुई तो वो नास ने बड़ी अच्छी तरह उसको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ भी जब हमारे अवाम जब एक पार्टी को मजबूत करेंगे तो किसी बाहर से किसी को ताले अज़मा को फिर ये जुर्रत नहीं होगी कि वो इस निज़ाम को लपेटे। सियासतदानों ने, जिस तरह मैं कहूँगा भुट्टो साहब ने बड़ी एक कोशिश की, और जब वो एक टारगेट पर पहुँचे तो उन्हें किस तरह एक उस केस में जिसमें कोई रोल भी नहीं था तो वहाँ पे फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद भी ये सियासतदान हमारे सामने हैं। बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, बड़ी आगे तक गया, बड़ी स्ट्रगल की जमहूरियत में, जो सामने आए दोबारा एक नए निज़ाम के साथ, सोच के साथ, अवाम ने किस हद तक उनका साथ दिया। और जो रिसेंटली हुआ है हमारे साथ PTI का, जिसके कहते हैं जी आज भी वर्कर हैं तो PTI के बहुत ज़्यादा यूथ हैं, लेकिन एक महीने में पार्टी का सत्यानाश हो गया, पार्टी ज़ीरो पर चली गई। लेकिन वो लोग वो कहाँ पे गए? जो वो यही है कि पार्टी जो है नीचे तंजीम साजी नहीं है। जमहूरियत जो है बेसिक, जो जहाँ पे आपकी यूनियन काउंसिल में आपकी जब तंजीमें होंगी, व्हाट्सएप पर तंजीमें होंगी, तो पूरे मुल्क से एक आवाज़ आएगी जो गिलगित से लेकर कराची तक होगी, जिस तरह उस दौर में हुआ था। और बड़ी एक ज़िया-उल हक को बड़ी मुश्किल हालात में फिर सामना करना पड़ा था। वो तो एक इंटरनेशनल पूरी दुनिया का एक सामने आ गया था कि इस निज़ाम को, इस चीज़ को ख़त्म करना है, पाकिस्तान से ख़त्म करना है, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो गया था और आज तक उसको ख़त्म नहीं कर सके। जब पार्टी, कोई भी पार्टी, जब वर्कर में तंजीमें जब नीचे मजबूत होंगी तो फिर कोई भी ताले आज़मा ये गवर्नमेंट होगी, कोई भी हो, और नून हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, किसी की भी हो, तहरीक इंसाफ की,
तो वो इलेक्शन के ज़रिए चेंज आएगी। जब वो चेंज आएगी, जब हम तंजीमें मजबूत करके आगे आएंगे तो फिर वो निज़ाम भी मजबूत होगा, डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी, फिर तरक्की भी होगी, इंशाल्लाह सारा बेहतर होगा इस मुल्क में। मैं इजाज़त चाहूँगा, पता है तो बहरहाल जाते जाते इसमें एक बात कि कोशिश करें ना कि ये जो यंगस्टर्स है, यंगस्टर्स भी जहाँ आपके साथ हों, वो आप लोगों के ख्यालात से मुस्तफीद हों। और जिस तरह आपने कहा है ना कि वो यूनियन साथी वगैरह, आप मेरे तो इसीलिए तो मैं यहाँ खुद को तनाव महसूस करता हूँ, तो इसलिए और भी दो यंग मैं भी सर, मैं इज्तिमाई सलाम के साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया। मेरी मजबूरी है काई साहब को पकड़ के। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम अफजल साहब है ना? अच्छा, असीब अब्बास साहब। अभी असीब अब्बास साहब, जैसे आप बात कर रहे थे पीटीआई की डिसइंटीग्रेशन की, टूट फूट की, एक ही जुमले में उस बात का मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस का मरकज़ आपके अंदर होता है हमेशा। वो मरकज़ जब कमज़ोर हो तो बात की जो क़ुव्वत है वो आपको कमज़ोर कर देती है, वो बड़ी आसानी से ज़ात कर देती है। बहुत आसान सी मिसाल, आप बहुत सारे लोग मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, हम सारे लोग एक ही गाड़ी में बैठे हुए हों और एक ही तरह का अगर हादसा पेश आ जाए, सबसे डैमेज वो होगा जो ऑलरेडी कमज़ोर है। नेचुरल सी बात है, सबसे ज़्यादा डैमेज वो होगा, हादसा एक ही तरह का होगा, एक ही तरह की बीमारी हो तब भी सबसे ज़्यादा उसका शिकार भी होगा जो पहले से कमज़ोर है। आप जानते नहीं हैं, आप बहुत बेहतर जानते हैं, इस मुल्क की सियासत ही इलेक्टेबल्स की है, इलेक्टेबल्स की सियासत है। आपकी पीटीआई में जो लोग थे वो कौन थे, और वो कौन, यानी इस मुल्क में जो पॉलिटिक्स है, जो सियासतदान है, यानी यहाँ ग्रास रूट की पॉलिटिक्स नहीं है, पैराट्रूपर की पॉलिटिक्स है। पैराट्रूपर ऊपर से नीचे आ जाता है, ठीक है ना। ग्रास रूटर 1000 फीट की बुलंदी में पहुँचते तक उसे बड़ा वक्त आता है, लेकिन जो आदमी 2000 फीट की बुलंदी पर पहले से है, वहाँ वो ऊपर से ऑक्यूपाई कर लेते हैं उस सीट को। यहाँ किसी भी साहिब इक़्तिदार, साहिब इख्तियार, सरमायादार, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, किसी फ्यूडल लॉर्ड के लिए, किसी जमात में कोई मरकज़ी हैसियत हासिल करना मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई भी मकाम हासिल करना मुश्किल नहीं है। और वो अपनी वफ़ादारियाँ वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ तब्दील करते रहे हैं। तो वो वही लोग थे जिनका बैकग्राउंड कुछ और था, आज वो पीटीआई से अलग होकर अलग पार्टियां बना रहे हैं। अगर उन्हें किसी कुव्वत ने मजबूर भी किया है तो मजबूर तब किया कि उनके अंदर कुछ था नहीं, उनके अंदर कुछ होता तो वो मजबूर ना होते। वो पहले भी अपने मफादात की खातिर जमात के साथ थे, जमात ABCDE जिसके साथ भी थे पहले अपने मफादात की खातिर थे। अब उन्हें यहाँ का पलड़ा कमज़ोर नज़र आया, हवा किसी और रुख पे चलती नज़र आई है, तो उन्होंने अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपना नज़रिया तब्दील कर दिया, बल्कि बेच दिया है। मैं तो कहता हूँ इस मुल्क के लोग, सियासी जमात तो बड़ी मजबूरी बात है, यहाँ के तो ऐसे लोग भी हैं और सियासतदान भी हैं जो जमात का मज़हब तब्दील करने के लिए भी तैयार हैं, अपना खुदा तब्दील करने के लिए भी तैयार हैं। और अगर खुदा या मज़हब के साथ वाबस्तगी उनकी यह भी है अक्सरियत की, तो उसकी वजह जो है, उसकी वजह उनके मफादात हैं। वो मज़हब भी इसलिए नहीं छोड़ पाते कि छोड़ेंगे तो उनका पॉलिटिकल ग्राफ नीचे आ जाएगा, उसकी कोई अखलाकी बुनियाद नहीं है। ठीक जी, शुक्रिया। अच्छा जी जी हाँ, वो पैराट। एक बात जो फराज साहब ने की थी उसका मैं ज़रा रिस्पांस देना चाहता हूँ। लास्ट टाइम भी वो बात करके उठ के चले गए थे। ठीक है जी, ज़रूर पढ़ेंगे, मगरिब की नमाज का वक्त करीब है। अफराज साहब ने शुरू में मुझे बात की थी कि जो मगरबी, जो इस वक्त दुनिया का माशरा, उसके 3 बड़े असूल हैं, जमहूरियत भी है और सेकुलरिज्म भी है, ठीक है। उस ज़मन में बाकी जो बातें की उन्होंने ठीक की हैं, बल्कि बात कोई भी गलत नहीं की। सिर्फ एक बात का मैं इजाफा करना चाहता हूँ कि हमारी पोजीशन में और वेस्ट की पोजीशन में फ़र्क जो क्या है, हम अक्सर आइडियालॉजी में उलझे रहते हैं। इस मुल्क का मसला आइडियालॉजी नहीं है, प्रैक्टिस है। वो जिन लोगों को हम सेकुलर कहते हैं, मैं हरगिज़ उनकी आइडियालॉजी को डिफेंड नहीं करता, लेकिन मैं कम से कम इतनी बात अपनी समझ और दानिश के मुताबिक कहता हूँ, अमली तौर पर उनमें से बहुत की अखलाकी सतह हमसे बहुत बेहतर है। अभी कोई एक आदमी, बड़ी आम सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। किसी ने मुझे वाक़या सुनाया कि कपड़े की दुकान पर गए हम कपड़ा ख़रीदने के लिए, तो दुकानदार बड़े शरीफ व नफ़्स से आदमी नज़र आते थे।
और उनके कुछ 2 कोड वर्ड्स थे कपड़े की पैमाइश के लिए। वो अपने मुलाजिम को कहते थे, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मीटर ले आओ, सुबहान अल्लाह मीटर ले आओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह की कहने के साथ मीटर कोई और आता था, सुबहान अल्लाह कहने के साथ मीटर कुछ और आ लेता था। यानी मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली हम कितने सेकुलर हो गए हैं, हमारी अखलाकियात का किस हद तक जनाजा निकल गया है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह का लफ्ज़ किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं और किस मकसद के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह के वाले मीटर का साइज़ कुछ और था और सुबहान अल्लाह वाला का माज़अल्लाह वो कुछ और था। ये हमारी यानी हमारी आइडियालॉजी सेकुलर तो नहीं, वो हमारी प्रैक्टिस सेकुलर हो गई है। और दूसरी तरफ हम उन माशरों की बात करें जिनका आपने कहा जिनकी अखलाकियात निजी मामला है, मज़हब निजी मामला है और खुदा निजी मामला है, उनकी आइडियालॉजी बिल्कुल गलत है, इसमें कोई शक नहीं। हम उस आइडियालॉजी को के साथ हरगिज़ मुत्तफ़िक नहीं है, लेकिन वहाँ की हमारे सामने जो प्रैक्टिस की मिसालें आती हैं उनकी उससे इंसान को बड़ी हैरत होती है और अपनी सूरत हाल हम देखते हैं तो बड़ी तशवीश भी होती है, बड़ी मायूसी भी होती है। ये वाक़या आपने भी सुना होगा कि एक आदमी किसी के साथ टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठ गया तो उसने मीटर ऑन कर दिया गाड़ी का, फिर उसने कोई यू टर्न लिया, यू टर्न गुजर गया, फिर आगे से उसने टर्न ये मीटर बंद कर दिया, फिर उसी पॉइंट पर वापस आया जहाँ से उसने मुड़ना था, उसने मीटर ऑन किया। तो जापान की ये बात है, अगर मैं मुल्क की गलत नाम नहीं रहा, तो उसने कहा मैंने पहले मीटर उस पॉइंट पर बंद इसलिए किया था कि मैंने इस पॉइंट से इधर मुड़ना था, मेरी गलती की वजह से वो मैं नहीं चाहता कि उसका जो नुकसान है आप पर पड़े। ये उसकी अखलाकियात है।